दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। एक शांत शक्ति जो उसे पसंद थी। उठो अरस्टन व्हाइटबर्ड, आपका स्वागत है मजबूत बेलवास। सर जोरा को तुम जानते हो। कोएगो को जोगो मेरे खून के खून हैं। उन्होंने मेरे साथ लाल बंजर भूमि को पार किया और मेरे ड्रैगन को जन्म लेते देखा। घोड़े के लड़के, बेलवास ने दांतों से मुस्कुराया। बेलवास ने लड़ाई के गड्ढों में कई घुड़सवारों को मार डाला है। जब वे मरते हैं तो झनकारते हैं। एग्गो का आराख उसके हाथ में आ गया। मैंने कभी किसी मोटे भूरे आदमी को नहीं मारा। बेलवास पहला होगा। अपने लोहे को म्यान में रखो, मेरे खून का खून, डैनी ने कहा। यह आदमी मेरी सेवा करने के लिए आता है। बेलवास, तुम मेरे लोगों का पूरा सम्मान करोगे या तुम मेरी सेवा को अपनी इच्छा से पहले ही छोड़ दोगे? और जब तुम आए थे उससे भी ज्यादा दाग लेकर। विशालकाय के चौड़े भूरे चेहरे से दांतों के बीच की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक उलझन भरी तिरछी नजर ने ले ली। ऐसा लगता था कि पुरुष बेलवास को अक्सर धमकाते नहीं थे और उससे 1/3 आकार की लड़कियां तो और भी कम। डांटी से थोड़ा सा चुभन कम करने के लिए डैनी ने उसे मुस्कुराकर कहा, अब बताओ मैजिस्टर इलीरियो को मुझसे क्या लेना देना होगा कि वह तुम्हें पेंटोस से इतनी दूर भेज देगा? उसके पास ड्रैगन होंगे, बेलवास ने कर्कश स्वर में कहा, और वह लड़की जो उन्हें बनाती है उसके पास तुम हो। बेलवास के पास हमारी सच्चाई है महामहिम, ऑस्टन ने कहा। हमें आपको खोजने और आपको पेंटोस वापस लाने के लिए कहा गया था। 7 राज्यों को आपकी जरूरत है। रॉबर्ट द यूसर्पर मर चुका है और राज्य खून से लथपथ है। जब हम पेंटोस से रवाना हुए थे तब देश में 4 राजा थे और कोई न्याय नहीं था। उसके दिल में खुशी खिल उठी, लेकिन डैनी ने उसे अपने चेहरे से छिपा लिया। मेरे पास 3 ड्रैगन हैं, उसने कहा, और मेरे खलासर में 100 से ज्यादा, उनके सारे सामान और घोड़े। कोई बात नहीं, बेलवास ने जोर से कहा, हम सब ले लेंगे। मोटा आदमी अपनी छोटी सी सिल्वर हेयर रानी के लिए 3 जहाज किराए पर लेता है। ऐसा ही है महामहिम, अर्स्टन व्हाइटबर्ड ने कहा। महान कोग सैजुलियन घाट के अंत में बर्थ पर है और गैली समरसन और जोसो प्रैंक ब्रेकवाटर से आगे लंगर डाले हुए हैं। 3 सिर वाले ड्रैगन, डैनी ने सोचा, आश्चर्यचकित होकर। मैं अपने लोगों से कह दूंगा कि वे तुरंत प्रस्थान के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन मुझे घर लाने वाले जहाजों के नाम अलग अलग होने चाहिए। जैसा तुम चाहो, अवस्थान ने कहा। तुम कौन से नाम पसंद करोगे? व्हागर बिच किस गेम सैम ऑस्टिहागर, डेनेरिस ने उससे कहा। मेरेक्स और बेलेरियन, उनके पतवारों पर 3 फीट ऊंचे सुनहरे अक्षरों में नाम लिख दो। अरस्तान, मैं चाहती हूं कि उन्हें देखने वाला हर आदमी यह जान ले कि ड्रैगन वापस आ गए हैं। आर्या सड़न को धीमा करने के लिए सिरों को टार में डुबोया गया था। हर सुबह जब आर्या रूज बोल्टन के बेसिन के लिए ताजा पानी भरने के लिए कुएं पर जाती तो उसे उनके नीचे से गुजरना पड़ता। उनका मुंह बाहर की ओर था, इसलिए उसने कभी उनके चेहरे नहीं देखे, लेकिन वह यह दिखावा करना पसंद करती थी कि उनमें से एक जोफ्रे का है। वह कल्पना करने की कोशिश करती कि उसका सुंदर चेहरा टार में डूबा हुआ कैसा लगेगा। सड़े हुए कौवे गेट हाउस के चारों ओर कर्कश निर्दयता से चक्कर लगाते थे और हर आंख के ऊपर प्राचीर पर झगड़ते थे, एक दूसरे पर चिल्लाते और कांव कांव करते थे। और जब भी कोई संतरी युद्ध के मैदान से गुजरता था तो हवा में उछल पड़ते थे। कभी कभी मेस्टर के कौवे भी दावत में शामिल हो जाते थे, जो चौड़े काले पंखों पर नीचे की ओर फड़फड़ाते थे। जब कौवे आते तो कौवे तितर बितर हो जाते, लेकिन बड़े पक्षी चले जाने के तुरंत बाद वापस लौट आते। क्या कौवों को मिस्टर टोथमुरे याद हैं? आर्य ने सोचा। क्या वे उसके लिए दुखी हैं? जब वे उस पर चिल्लाते हैं तो क्या उन्हें आश्चर्य होता है कि वह जवाब क्यों नहीं देता? शायद मृतक उनसे किसी गुप्त भाषा में बात कर सकते थे जिसे जीवित नहीं सुन सकते थे। टोथम्यूर को उस रात कैस्टरली रॉक एंड किंग्स लैंडिंग में पक्षियों को भेजने के लिए कुल्हाड़ी पर भेजा गया था। जिस रात हारेनहाल गिर गया था, ल्यूकन को लैनिस्टर्स के लिए हथियार बनाने के लिए गुडवाइफ हेरा को लेडी वेनेट के घर वालों को उनकी सेवा करने के लिए कहने के लिए, स्टीवर्ड को लॉर्ड टाइविन को खजाने की तिजोरी की चाबियां देने के लिए। रसोइये को छोड़ दिया गया। कुछ ने कहा क्योंकि उसने नेवला सूप बनाया था, लेकिन सुंदर पिया और अन्य महिलाओं के लिए स्टॉक को एक साथ रखा गया था, जिन्होंने लैनिस्टर सैनिकों के साथ अपने पक्ष साझा किए थे। नग्न और मुंडा
उन्हें भालू के गड्ढे के बगल में मध्य वार्ड में छोड़ दिया गया था। किसी भी आदमी के उपयोग के लिए स्वतंत्र जो उन्हें चाहता था। उस सुबह जब आर्या कुएं पर गई तो 3 फ्रे मैन एट आर्म्स उनका उपयोग कर रहे थे। उसने देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह पुरुषों को हंसते हुए सुन सकती थी। एक बार भरी हुई बाल्टी बहुत भारी थी। वह उसे किंग्सपायर के पास वापस लाने के लिए मुड़ रही थी। तभी गुड वाइफ अमाबेल ने उसका हाथ पकड़ लिया। पानी अमाबेल के पैरों पर बहता हुआ चला गया। तुमने ऐसा जानबूझकर किया, महिला चीखी। तुम क्या चाहते हो? आर्या उसकी मुट्ठी में छटपटा उठी। अमाबेल तब से आधी पागल हो गई थी। अनेशा, जब से उन्होंने हेरा का सिर काटा था। वहां देखा? अमाबेल ने यार्ड के उस पार पिया की ओर इशारा किया। जब यह नॉर्थमैन गिरेगा तो तुम वहीं होगे जहां वह है। मुझे जाने दो। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अमाबेल ने अपनी उंगलियां कस ली। वह भी गिर जाएगा। अंत में हेरेनहाल उन सभी को नीचे खींच लेगा। अब लॉर्ड टाइविन जीत गया है। वह अपनी पूरी ताकत के साथ वापस मार्च करेगा और फिर बेवफा को दंडित करने की बारी उसकी होगी। और यह मत सोचो कि उसे पता नहीं चलेगा कि तुमने क्या किया। बूढ़ी औरत हंसी। मैं भी तुम पर वार कर सकती हूं। हर्रा के पास एक पुरानी झाड़ू थी। मैं उसे तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगी। हैंडल टूटा हुआ और टुकड़े टुकड़े हो गया है। आर्या ने बाल्टी घुमाई। पानी के वजन से बाल्टी उसके हाथों में घूम रही थी। इसीलिए उसने अमाबेल का सिर नहीं कुचला जैसा वह चाहती थी। लेकिन जब पानी बाहर आया और उसे भिगोया तो महिला ने उसे छोड़ दिया। मुझे कभी मत छूना, आर्या चिल्लाई। या मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम भाग जाओ। भीगते हुए गुडवाइफ अमाबेल ने आर्या के अंगरखे के सामने फटे हुए आदमी पर एक पतली उंगली से वार किया। तुम्हें लगता है कि तुम अपने स्तन पर उस छोटे खूनी आदमी के साथ सुरक्षित हो, लेकिन तुम नहीं हो। लैनिस्टर्स आ रहे हैं। अगर मैंने लॉर्ड बोल्टन को बताया कि उसने क्या कहा, तो अंधेरा होने से पहले उसका सिर हेरा के पास होगा। उसने सोचा और फिर से बाल्टी खींची। हालांकि वह ऐसा नहीं करेगी। एक बार जब केवल आधे सिर बचे थे, गेंड्री ने आर्य को उन्हें देखते हुए पकड़ लिया था। तुम्हारे काम की प्रशंसा कर रहे हो? उसने पूछा। वह गुस्से में था क्योंकि वह ल्यूकन को पसंद करता था। वह जानती थी, लेकिन यह अभी भी उचित नहीं था। यह स्टील शैंक्स वॉल्टन का काम है, उसने रक्षात्मक रूप से कहा। और ममर्स एंड लॉर्ड बोल्टन। और हमें यह सब किसने दिया? तुम और तुम्हारा वीजल सूप। आर्य ने उसकी बाह पर मुक्का मारा। यह सिर्फ गर्म शोरबा था। तुम सर एमोरी से भी नफरत करते थे। मुझे इन लोगों से बहुत नफरत है। सर एमोरी अपने स्वामी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन मम्मर भाड़े के सैनिक और दल बदलू हैं। उनमें से आधे तो आम भाषा भी नहीं बोल सकते। सेप्टेनूट को छोटे लड़के पसंद हैं। क्यूबर्न काला जादू करता है और तुम्हारा दोस्त बिटर लोगों को खाता है। सबसे बुरी बात यह थी कि वह यह भी नहीं कह सकती थी कि वह गलत था। बहादुर साथियों ने हारेनहाल के लिए ज्यादातर खोजबीन की और रूस बोल्टन ने उन्हें लैनिस्टर्स को जड़ से उखाड़ने का काम दिया था। वर्गो होट ने उन्हें 4 समूहों में विभाजित किया था ताकि वे ज्यादा से ज्यादा गांवों में जाएं। उन्होंने खुद सबसे बड़े समूह का नेतृत्व किया और बाकी को अपने सबसे भरोसेमंद कप्तानों को दिया। उसने रॉर्ड्स को लॉर्ड वर्गो के गद्दारों को खोजने के तरीके पर हंसते हुए सुना था। उसने बस इतना किया कि वह लॉर्ड टाइविन के बैनर तले उन जगहों पर वापस गया जहां वह पहले गया था और उन लोगों को पकड़ लिया जिन्होंने उसकी मदद की थी। कई लोगों को लैनिस्टर की चांदी से खरीदा गया था, इसलिए मम्मर अक्सर सिक्कों के बैग और सिर की टोकरियां लेकर लौटते थे। एक पहेली, शैगवेल खुशी से चिल्लाता। अगर लॉर्ड बोल्टन की बकरी उन लोगों को खा जाती है जिन्होंने लॉर्ड लैनिस्टर की बकरी को खिलाया था, तो कितनी बकरियां होंगी? 1, आर्या ने कहा जब उसने उससे पूछा। अब एक नेवला बकरी जितना चतुर है, मूर्ख ने हंसते हुए कहा। रॉर्ड्स और बिटर भी बाकी लोगों की तरह ही बुरे थे। जब भी लॉर्ड बोल्टन गैरिसन के साथ भोजन करते थे, आर्या उन्हें बाकी लोगों के बीच देखती थी। बिटर से खराब पनीर जैसी बदबू आती थी, इसलिए बहादुर साथियों ने उसे मेज के नीचे बैठा दिया, जहां वह खुद से बड़बड़ा सकता था और फुफकार सकता था और अपनी उंगलियों और दांतों से अपने मांस को फाड़ सकता था। जब आर्या पास से गुजरती तो वह उसे सूंघता, लेकिन रॉर्ड्स उसे सबसे ज्यादा डराता था। वह वफादार उर्सविक के पास बैठ गया, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि जब वह अपने कामों को कर रही थी तो उसकी आंखें उस पर रेंग रही थीं।
कभी कभी वह चाहती थी कि वह जैकेन एचगर के साथ संकरे समुद्र के पार चली गई होती। उसके पास अभी भी वह बेवकूफ सिक्का था जो उसने उसे दिया था, लोहे का एक टुकड़ा जो 1 पैसे से बड़ा नहीं था और किनारे पर जंग लगा हुआ था। एक तरफ लिखा हुआ था अजीब शब्द जो वह नहीं पढ़ सकती थी, दूसरे पर एक आदमी का सिर दिखाया गया था, लेकिन इतना घिसा हुआ कि उसके सभी चेहरे मिट गए थे। उसने कहा कि यह बहुत कीमती है, लेकिन शायद यह भी झूठ था, जैसे उसका नाम और यहां तक कि उसका चेहरा भी। इससे वह इतनी नाराज हुई कि उसने सिक्का फेंक दिया, लेकिन 1 घंटे के बाद उसे बुरा लगने लगा और उसने उसे फिर से ढूंढा। चाय बॉय आनंदा पदुआ, हालांकि उसका कोई मूल्य नहीं था। वह फ्लोस्टोन यार्ड को पार करते हुए सिक्के के बारे में सोच रही थी, अपनी बाल्टी में पानी के वजन से संघर्ष कर रही थी। नैन, एक आवाज ने पुकारा, वो बाल्टी नीचे रखो और मेरी मदद करने आओ। एल्मर फ्रे उससे उम्र में ज्यादा नहीं था और अपनी उम्र के हिसाब से छोटा भी था। वह असमान पत्थर पर रेत का एक बैरल लुढ़का रहा था। स्पाइन आया और थकान से उसका चेहरा लाल हो गया था। आर्या उसकी मदद करने गई। साथ में उन्होंने बैरल को दीवार तक धकेला और फिर वापस लाया, फिर उसे सीधा खड़ा कर दिया। वह रेत को अंदर इधर उधर हिलते हुए सुन सकती थी क्योंकि एल्मर ने ढक्कन खोला और एक चेनमेल हाउबर्ग निकाला। अभी भी जंग के धब्बे हैं, देखा? उसने इशारा किया। तुम इसे फिर से करो, तुम करो। एल्मर जब मदद की जरूरत होती तो दोस्ताना व्यवहार कर सकता था, लेकिन बाद में उसे हमेशा याद रहता कि वह एक अनुचर था और वह सिर्फ एक नौकरानी थी। उसे शेख ही बघारना पसंद था कि वह क्रॉसिंग के भगवान का बेटा है, भतीजा या कमीना या पोता नहीं, बल्कि एक सच्चा बेटा है, और इसी वजह से वह एक राजकुमारी से शादी करने जा रहा था। आर्य को अपनी प्यारी राजकुमारी की परवाह नहीं थी और उसे यह पसंद नहीं था कि वह उसे आदेश दे, मुझे महाशय के लिए उनके बेसिन में पानी लाना है। वह अपने शयन कक्ष में झोंक खा रहे हैं, आम काली झोंक नहीं बल्कि बड़ी पीली झोंक। एल्मर की आंखें उबले अंडे जितनी बड़ी हो गईं। झोंक उसे डराती थी, खास तौर पर बड़ी पीली झोंक जो जेली की तरह दिखती थी जब तक कि वे खून से भर नहीं जाती थी। मैं भूल गया, तुम इतने भारी बैरल को धकेलने के लिए बहुत दुबले हो। मैं भूल गया, तुम मूर्ख हो। आर्य ने बाल्टी उठाई। शायद तुम्हें भी झोंक लग जाए, गर्दन में सुअर जितने बड़े झोंक हैं। वह उसे बैरल के साथ वहीं छोड़ गई। जब वह अंदर गई तो लॉर्ड के शयन कक्ष में भीड़ थी। क्यूबर्न उपस्थित थे और मेल शर्ट और ग्रीव्स में उदास वॉल्टन और हाउंड के साथ ही 1 दर्जन फ्रे, सभी भाई, सौतेले भाई और चचेरे भाई। रूस बोल्टन नग्न अवस्था में बिस्तर पर लेटे थे। झोंक उनकी भुजाओं और पैरों के अंदर चिपकी हुई थी और उनकी पीली छाती पर पड़ी थी लंबी पारदर्शी चीजें जो खाने पर चमकती हुई गुलाबी हो जाती थीं। बोल्टन ने आर्या से ज्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया। हमें लॉर्ड टाइबन को यहां हर्रेनहाल में फंसाने नहीं देना चाहिए, सर एनीस फ्रे कह रहे थे जब आर्या वॉश बेसिन भर रही थी। पानी से भरी लाल आंखों और बड़े बड़े नुकीले हाथों वाला एक ग्रे झुका हुआ विशालकाय आदमी। सर एनीस 1500 फ्रे तलवारें दक्षिण में हर्रेनहाल ले आया था। फिर भी अक्सर ऐसा लगता था जैसे वह अपने भाइयों को भी आदेश देने में असहाय था। महल इतना बड़ा है कि इसे बनाए रखने के लिए एक सेना की आवश्यकता होती है, और एक बार घेर लिए जाने के बाद हम एक सेना को नहीं खिला सकते, न ही हम पर्याप्त आपूर्ति की उम्मीद कर सकते हैं। देश राख हो गया है, गांव भेड़ियों के हवाले हो गए हैं, फसल जल गई है या चोरी हो गई है, शरद ऋतु आ गई है, फिर भी हमारे पास भोजन का कोई भंडार नहीं है और न ही कोई बोया जा रहा है। हम चारे पर जीते हैं, और अगर लैनिस्टर्स हमें यह देने से मना कर देते हैं तो हम एक चांद के बाद चूहों और जूतों के चमड़े तक सीमित हो जाएंगे। मेरा यहां घेराव करने का मतलब नहीं है। रूस बोल्टन की आवाज इतनी धीमी थी कि लोगों को इसे सुनने के लिए जोर लगाना पड़ता था, इसलिए उनके कक्ष हमेशा अजीब तरह से शांत रहते थे। तो फिर क्या? सर जेरेड फ्रे ने पूछा, जो दुबले पतले, गंजे और चेचक के निशान वाले थे। क्या एडम्योर टुली अपनी जीत से इतना नशे में है कि वह लॉर्ड टाइबन को खुले मैदान में लड़ने के बारे में सोच रहा है? अगर वह ऐसा करता है तो वह उन्हें हरा देगा, आर्य ने सोचा। वह उन्हें वैसे ही हरा देगा जैसे उसने रेड फोर्ट पर किया था। आप देखेंगे। किसी की नजर में ना आते हुए वह क्यूबर्न के पास जाकर खड़ी हो गई। लॉर्ड टाइबन यहां से कई लीग दूर है, बोल्टन ने शांति से कहा। किंग्स लैंडिंग में उसे अभी भी कई मामले निपटाने हैं। वह कुछ समय के लिए हैरेनहाल पर मार्च नहीं करेगा।
सर एनीस ने जिद करते हुए अपना सिर हिलाया। आप लैनिस्टर्स को उतना नहीं जानते जितना हम जानते हैं मेरे प्रभु। राजा स्टैनिस ने सोचा कि लॉर्ड टाइविन भी 1000 लीग दूर है और इसने उसे परेशान कर दिया। बिस्तर पर लेटा पीला आदमी हल्के से मुस्कुराया, जबकि झोंकें उसका खून पी रही थीं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जिसे हराया जा सके सर। भले ही रिवरन अपनी पूरी ताकत लगा दे और यंग वुल्फ पश्चिम से वापस जीत जाए, हम लॉर्ड टाइविन द्वारा हमारे खिलाफ भेजी गई संख्या का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? जब वह आएगा यह बेइज्जती क्या तो वह ग्रीन फोर्ट पर जितनी ताकत का इस्तेमाल करेगा उससे कहीं अधिक ताकत के साथ आएगा। हाई गार्डन ने जोफ्रे के कारण खुद को शामिल कर लिया है। मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं भूला नहीं था। मैं एक बार लॉर्ड टाइविन का बंदी रह चुका हूं, सर होस्टीन ने कहा, जो एक चौकोर चेहरे वाला कर्कश आदमी था और जिसे फ्रे में सबसे मजबूत कहा जाता था। मुझे फिर से लैनिस्टर की मेहमान नवाजी का आनंद लेने की कोई इच्छा नहीं है। सर हैरिस हैग, जो अपनी मां की तरफ से फ्रे थे, ने जोरदार तरीके से सिर हिलाया। अगर लॉर्ड टाइविन स्टैनिस बाराथियोन या पिशिए जैसे अनुभवी व्यक्ति को हरा सकते हैं, तो हमारे बाल राजा के पास उनके खिलाफ क्या मौका होगा? उसने अपने भाइयों और चचेरे भाइयों की ओर सहायता के लिए देखा और उनमें से कई ने सहमति में बड़बड़ाया। किसी को तो यह कहने का साहस होना चाहिए, सर होस्टीन ने कहा। युद्ध हार गया है, राजा रॉब को यह दिखाना होगा। रूज बोल्टन ने पीली आंखों से उसका अध्ययन किया। हर बार जब भी उसने युद्ध में उनका सामना किया है, उसके अनुग्रह ने लैनिस्टर्स को हराया है। वह उत्तर खो चुका है, होस्टीन फ्रे ने जोर देकर कहा। वह विंटरफेल खो चुका है। उसके भाई मर चुके हैं। एक पल के लिए आर्या सांस लेना भूल गई। मर गई। ब्रान और रिकॉन मर गए। उसका क्या मतलब है? विंटरफेल के बारे में उसका क्या मतलब है? जोफ्रे कभी विंटरफेल नहीं ले सकता था, कभी नहीं। रॉब उसे कभी नहीं करने देगा। फिर उसे याद आया कि रॉब विंटरफेल में नहीं था। वह पश्चिम में दूर था और ब्रान अपंग था और रिकॉन केवल 4 साल का था। स्थिर और चुप रहने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। जिस तरह से सिरियो फॉरेल ने उसे सिखाया था, वहां फर्नीचर की एक छड़ी की तरह खड़े रहना। उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू जमा हो रहे हैं और उसने उन्हें दूर करने की इच्छा की। यह सच नहीं है, यह सच नहीं हो सकता। यह सिर्फ लैनिस्टर का कुछ झूठ है। अगर स्टेनिस जीत जाता तो सब कुछ अलग हो सकता था, रोनेल रिवर्स ने उदास होकर कहा। वह लॉर्ड वॉल्डर के कमीनों में से एक था। उसे अपना मुकुट उतारकर घुटने टेकने चाहिए, भले ही भले ही वह इसे पसंद न करे। और उसे यह कौन बताएगा? रूज बोल्टन मुस्कुराया। ऐसे मुश्किल समय में इतने बहादुर भाइयों का होना अच्छी बात है। मैं आपकी कही गई हर बात पर विचार करूंगा। उसकी मुस्कुराहट बर्खास्तगी थी। फ्रे ने अपना शिष्टाचार दिखाया और केवल क्यूबर्न, स्टील शैंक्स वॉल्टन और आर्य को छोड़कर बाहर चले गए। लॉर्ड बोल्टन ने उसे अपने करीब बुलाया। मेरा काफी खून बह चुका है, नान, आप झोंक निकाल सकती हैं। तुरंत मेरे प्रभु। रूस बोल्टन को दोबारा पूछने के लिए कभी भी मजबूर नहीं करना सबसे अच्छा था। आर्य उससे पूछना चाहती थी कि सर होस्टीन का विंटरफेल के बारे में क्या मतलब था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। मैं एल्मार से पूछूंगी, उसने सोचा। एल्मार मुझे बताएगा। झोंक उसकी उंगलियों के बीच धीरे धीरे रेंग रही थी, क्योंकि उसने उन्हें लॉर्ड के शरीर से सावधानी से निकाला था। उनके पीले शरीर छूने पर गीले और खून से फूले हुए थे। वे केवल झोंक हैं, उसने खुद को याद दिलाया। अगर मैंने अपना हाथ बंद कर लिया, वे मेरी उंगलियों के बीच दब जाते। आपकी पत्नी का एक पत्र है। क्याबर्न ने अपनी आस्तीन से चर्म पत्र का एक रोल निकाला। हालांकि उसने मास्टर की पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन उसके गले में कोई चेन नहीं थी। यह कानाफूसी थी कि उसने नेक्रोमेंसी में हाथ आजमाने के कारण इसे खो दिया था। आप इसे पढ़ सकते हैं, बोल्टन ने कहा। लेडी वाल्डा ने लगभग हर दिन जुड़वाओं बच्चों को लिखा, लेकिन सभी पत्र एक जैसे थे। मैं आपके लिए सुबह, दोपहर और रात प्रार्थना करती हूँ, मेरे प्यारे भगवान, उसने लिखा, और उन दिनों की गिनती करो जब तक आप फिर से मेरे बिस्तर पर नहीं आ जाते। जल्दी ही मेरे पास लौट आओ और मैं तुम्हें तुम्हारे प्यारे डोमरिक की जगह लेने और तुम्हारे बाद ड्रेडफोर्ट पर शासन करने के लिए कई सच्चे बेटे दूंगी। आर्या ने एक मोटे गुलाबी बच्चे की कल्पना की, जो मोटे गुलाबी झोंक से ढका हुआ था। वह लॉर्ड बोल्टन के लिए एक नम वॉश क्लॉथ लेकर आई ताकि वह उसके मुलायम बाल रहित शरीर को पोंछ सके। मैं अपना खुद का एक पत्र भेजूंगा,
उसने एक समय के मास्टर से कहा, लेडी वाल्डा को सर हेलमैन टेलहार्ट के लिए। सर हेलमैन का एक सवार 2 दिन पहले आया था। टेलहार्ट के लोगों ने डेरिस के महल पर कब्जा कर लिया था। कब तक कोसाइड लिया था। एक छोटी सी घेराबंदी के बाद लैनिस्टर गैरिसन के आत्मसमर्पण को स्वीकार कर लिया था। उसे राजा के आदेश से बंदियों को तलवार से मारने और महल को आग के हवाले करने के लिए कहो। फिर उसे रॉबर्ट ग्लोवर के साथ सेना में शामिल होना है और डस्किंडेल की ओर पूर्व की ओर बढ़ना है। वे समृद्ध भूमि हैं और लड़ाई से शायद ही प्रभावित हुए हों। अब समय आ गया है कि वे इसका स्वाद चखें। ग्लोवर ने एक महल खो दिया है और टेलहार्ट ने एक बेटा। उन्हें डस्किंडेल पर अपना बदला लेने दें। मैं आपकी मोहर के लिए संदेश तैयार करूंगा मेरे स्वामी। आर्य यह सुनकर खुश हुआ कि डेरिस का महल जला दिया जाएगा। यही वह जगह थी जहां वे उसे लाए थे जब वह जोफ्रे के साथ लड़ाई के बाद पकड़ी गई थी और जहां रानी ने अपने पिता से सैंसा के भेड़िए को मरवाया था। यह जलने लायक है। वह चाहती थी कि रॉबर्ट ग्लोवर और सर हेलमैन टेलहार्ट हरनहाल वापस आएं। वे बहुत जल्दी चले गए थे इससे पहले कि वह यह तय कर पाती कि उन्हें अपना रहस्य बताना है या नहीं। मैं आज शिकार करूंगा, रूस बोल्टन ने घोषणा की जब क्यूबर्न ने उसे रजाईदार जैकेट पहनाई। क्या यह सुरक्षित है मेरे प्रभु? क्यूबर्न ने पूछा। केवल 3 दिन पहले सेप्टिनोट के आदमियों पर भेड़ियों ने हमला किया था। वे सीधे उसके शिविर में आ गए, आग से 5 गज की दूरी पर नहीं, और 2 घोड़ों को मार डाला। मैं भेड़ियों का शिकार करना चाहता हूं। मैं रात को उनकी चीख पुकार के कारण सो नहीं पाता हूं। बोल्टन ने अपनी बेल्ट बांधी, तलवार और खंजर की टांग को ठीक किया। ऐसा कहा जाता है कि एक समय में भयानक भेड़िए 100 या उससे अधिक के बड़े झुंड में उत्तर में घूमते थे और न तो मनुष्य से डरते थे और न ही विशालकाय जानवर से। लेकिन यह बहुत पहले की बात है और दूसरे देश में। दक्षिण के आम भेड़ियों को इतना साहसी देखना अजीब है। भयानक समय भयानक चीजों को जन्म देता है मेरे प्रभु। बोल्टन ने अपने दांत कुछ इस तरह दिखाए जैसे कि शायद मुस्कुराहट हो। क्या यह समय इतना भयानक है मास्टर? गर्मी बीत चुकी है और राज्य में 4 राजा हैं। एक राजा भयानक हो सकता है लेकिन 4। उसने कंधे उचका दिए। नान, मेरा फर वाला लबादा, वह उसे उसके पास ले आई। मेरे लौटने पर मेरे कक्ष साफ और व्यवस्थित होंगे, उसने उसे बांधते हुए कहा, और लेडी वाल्डा के पत्र की देखभाल करो। जैसा आप कहें मेरे स्वामी। लॉर्ड और मास्टर कमरे से बाहर चले गए। उसे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वे चले गए, आर्या ने पत्र लिया और उसे चूल्हे के पास ले गई। लकड़ियों को पोकर से हिलाते हुए आग को फिर से जगाया। उसने चर्मपत्र को मुड़ते, काले होते और भड़कते हुए देखा। अगर लैनिस्टर्स ने ब्रैन और रिकन को चोट पहुंचाई तो रॉब उन सभी को मार डालेगा। वह कभी घुटने नहीं टेकेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वह उनमें से किसी से भी नहीं डरता। राख के गुच्छे चिमनी में तैर रहे थे। आर्या आग के पास बैठी थी, उन्हें गर्म आंसुओं के घूंघट के माध्यम से उठते हुए देख रही थी। अगर विंटरफेल वास्तव में चला गया है तो क्या यह अब मेरा घर है? क्या मैं अभी भी आर्या हूं या केवल सेवा करने वाली लड़की नान? हमेशा के लिए और हमेशा के लिए। उसने अगले कुछ घंटे लॉर्ड के कक्षों की देखभाल में बिताए। उसने पुरानी झाड़ियों को साफ किया और ताजी मीठी महक वाली झाड़ियों को बिखेरा। चूल्हे में एक नई आग जलाई, लिनेन बदले और पंखों को फुलाया। शौचालय के शाफ्ट में चैम्बर पॉट खाली किए, किए और उन्हें साफ किया। हाथ भर गंदे कपड़े धोबिनों के पास ले गई और रसोई से कुरकुरे शरद रथु के नाशपाती का एक कटोरा लाया। जब वह शयन कक्ष से निपट चुकी थी तो वह सीढ़ियों की आधी उड़ान नीचे उतरी और महान सौर में वही किया। एक खाली हवादार कमरा जो कई छोटे महलों के हॉल जितना बड़ा था। मोमबत्तियां ठूंठ तक नीचे आ गई थीं, इसलिए आर्य ने उन्हें बदल दिया। खिड़कियों के नीचे एक बड़ी ओक की मेज थी जहां स्वामी अपने पत्र लिखते थे। उसने किताबें रखी, मोमबत्तियां बदली, असाम कलम और स्याही और सीलिंग मोम को क्रम में रखा। एक बड़ी फटी हुई भेड़ की खाल को कागजों पर फेंक दिया गया था। आर्य ने इसे रोल करना शुरू किया था जब रंगों ने उसकी नजर को आकर्षित किया। झीलों और नदियों का नीला लाल बिंदु जहां महल और शहर पाए जा सकते थे, जंगल का हरा। उसने इसके बजाय इसे फैला दिया। नक्शे के नीचे अलंकृत लिपि में कहा गया,
ट्राइडेंट की भूमि। चित्र में नेक से लेकर ब्लैक वाटर रश तक सब कुछ दिखाया गया था। उसने महसूस किया कि बड़ी झील के ऊपर हैरनहाल है, लेकिन रिवर रन कहाँ है? फिर उसने देखा, यह इतनी दूर नहीं है। जब तक वह काम पूरा कर रही थी तब तक दोपहर अभी भी जवान थी, इसलिए आर्या खुद को गॉडवुड की ओर ले गई। लॉर्ड बोल्टन के कप बेरर के रूप में उनके कर्तव्य वैसे या पिंकाई के अधीन होने की तुलना में हल्के थे। हालांकि उन्हें पेज की तरह कपड़े पहनने और अपनी पसंद से ज्यादा धोने की जरूरत थी। शिकार घंटों तक वापस नहीं आएगा, इसलिए उसके पास अपनी सुई के काम के लिए थोड़ा समय था। उसने बर्च के पत्तों को तब तक काटा जब तक कि टूटी हुई झाड़ू का छिलका हरा और चिपचिपा न हो जाए। सर ग्रेगर, उसने सांस ली। डनसेन, पोलिवर, रैफ द स्वीटलिंग। वह घूमी और उछली और अपने पैरों की एड़ियों पर संतुलन बनाए रखते हुए इधर उधर भागती हुई पाइन कोन को उड़ाती हुई। टिकलर, उसने एक बार पुकारा। हाउंड, अगली बार। सर इलिन, सर मेरिन, क्वीन सेर्सी। उसके सामने एक ओक का तना दिखाई दिया और वह अपनी बात को समझाने के लिए उसके बीच से गुजरी और जोफ्रे 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 चिल्लाने लगी। उसके हाथ और पैर सूरज की रोशनी और पत्तियों की छाया से ढके हुए थे। जब वह रुकी तो उसकी त्वचा पर पसीने की एक चमक थी। उसके दाहिने पैर की एड़ी खून से लथपथ थी जहां उसने खाल निकाली थी, इसीलिए वह हार्ट ट्री के सामने एक पैर पर खड़ी हो गई और सलामी में अपनी तलवार उठाई। वलार मोर्गुलिस, उसने उत्तर के पुराने देवताओं से कहा। जब उसने उन्हें कहा तो उसे ये शब्द अच्छे लगे। जैसे ही आर्या स्नान घर के लिए यार्ड पार कर रही थी, उसने एक कौवे को नीचे की ओर घूमते हुए देखा और सोचा कि यह कहां से आया है और यह क्या संदेश लेकर आया है। हो सकता है कि यह रॉब से हो। यह कहने के लिए यह ब्रैन और रिकन के बारे में सच नहीं था। उसने उम्मीद करते हुए अपने होंठ चबाए। अगर मेरे पास पंख होते तो मैं विंटरफेल वापस उड़ सकती थी और खुद देख सकती थी। और अगर यह सच था, तो मैं बस उड़ जाऊंगी, चांद और चमकते सितारों से आगे निकल जाऊंगी और ओल्ड नान की कहानियों, ड्रैगन और समुद्री राक्षसों और ब्रावोस के टाइटन की सभी चीजों को देखूंगी। और शायद मैं कभी वापस नहीं उड़ूंगी जब तक कि मैं ना चाहूं। शिकार करने वाला दल शाम के समय 9 मरे हुए भेड़ियों के साथ लौटा। 7 वयस्क थे, बड़े भूरे भूरे जानवर, क्रूर और शक्तिशाली। उनके मुंह उनके मरते हुए गुर्राहट से लंबे पीले दांतों पर पीछे की ओर खींचे हुए थे, लेकिन अन्य 2 केवल पिल्ले थे। लॉर्ड बोल्टन ने खालों को अपने बिस्तर के लिए एक कंबल में सिलने का आदेश दिया। शावकों के पास अभी भी वह नरम फर होता है मेरे प्रभु, उनके लोगों में से एक ने बताया। आपके लिए अच्छे गर्म दस्ताने की एक जोड़ी बनाऊं। बोल्टन ने गेट हाउस टावरों के ऊपर लहराते बैनरों की ओर देखा। जैसा कि स्टार्क हमें याद दिलाने के आदी हैं, सर्दी आ रही है, इसे पूरा करो। जब उसने आर्य को देखते हुए देखा तो उसने कहा, नैन, मुझे गर्म मसाले वाली शराब की एक बोतल चाहिए। मैं जंगल में ठंड से कांप रहा था। देखो कि ठंड न लगे। मैं अकेले खाना खाने के मूड में 3 अन्य रसोइये मछली की हड्डियां निकाल रहे थे, जबकि एक थूकने वाला लड़का आग की लपटों के ऊपर एक सुअर को घुमा रहा था। मेरे स्वामी अपना भोजन चाहते हैं वस्ती ही, और इसे धोने के लिए गर्म मसाला शराब चाहते हैं, आर्य ने घोषणा की। और वही थी इसे अराय से ठंडा नहीं चाहते हैं। रसोइयों में से एक ने अपने हाथ धोए, एक केतली निकाली और उसमें एक भारी मीठी लाल शराब भरी। गर्म पाई को मसाले में उखड़ने के लिए कहा गया क्योंकि शराब गर्म हो रही थी। आर्य मदद करने के लिए गया। मैं यह कर सकता हूं, उसने उदास होकर कहा। मुझे आपको यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि शराब में मसाला कैसे डाला जाता है। वह मुझसे भी नफरत करता है या फिर वह मुझसे डरता है। वह पीछे हट गई, गुस्से से ज्यादा दुखी। जब खाना तैयार हो गया, सोई को सीमा तो रसोइयों ने इसे चांदी के आवरण से ढक दिया और इसे गर्म रखने के लिए एक मोटे तौलिए में लपेट दिया। बाहर शाम ढल रही थी। दीवारों पर कौवे राजा के चारों ओर दरबारियों की तरह सिर के चारों ओर बड़बड़ा रहे थे। एक गार्ड ने किंग्सपायर का दरवाजा पकड़ रखा था। उम्मीद है कि यह वीजल सूप नहीं है, उसने मजाक किया। जब वह अंदर आई तो रूस बोल्टन चूल्हे के पास बैठकर चमड़े की मोटी जिल्द वाली किताब पढ़ रहा था। कुछ मोमबत्तियां जलाओ, उसने उसे आदेश दिया और एक पन्ना पलटा। यहां बहुत उदासी है। उसने खाना उसकी कोहनी पर रख दिया और जैसा उसने कहा वैसा ही किया। कमरे में टिमटिमाती रोशनी और लौंग की खुशबू भर गई। बोल्टन ने अपनी उंगली से कुछ और पन्ने पलटे, फिर किताब बंद की और उसे सावधानी से आग में रख दिया। उसने देखा कि लपटें उसे जला रही हैं
पीली आंखें परावर्तित प्रकाश से चमक रही थीं। पुराना सूखा चमड़ा फुफकार के साथ ऊपर उठा और पीले पन्ने जलते हुए हिले, मानो कोई भूत उन्हें पड़ रहा हो। मुझे आज रात तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी, उसने कहा बिना उसकी ओर देखे। उसे चूहे की तरह चुपचाप चले जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने उसे पकड़ रखा था। मेरे स्वामी, उसने पूछा, क्या आप मुझे अपने साथ हरिनहाल छोड़ते समय ले जाएंगे? वह उसे देखने के लिए मुड़ा और उसकी आंखों में नजर से ऐसा लग रहा था जैसे उस खाने ने अभी अभी उससे बात की हो। क्या मैंने तुम्हें मुझसे सवाल करने की अनुमति दी, नान? नहीं मेरे स्वामी, उसने अपनी आंखें नीची कर ली। तो तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था, है ना? नहीं मेरे स्वामी। एक पल के लिए वह खुश हुआ। मैं तुम्हें जवाब दूंगा, बस इस बार। मुझे नौकरों से सवाल पूछने की आदत नहीं है नान। क्या मुझे तुम्हारी जीभ काटनी होगी? वह इसे उतनी ही आसानी से कर सकता था जितनी आसानी से कोई दूसरा आदमी कुत्ते को पकड़ सकता है। वह जानती थी। नहीं मेरे स्वामी। तो मैं आपसे और कुछ नहीं सुनूंगा। नहीं मेरे स्वामी। तो फिर जाओ, मैं यह बदतमीजी भूल जाऊंगी। आर्या चली गई, लेकिन अपने बिस्तर पर नहीं। जब वह यार्ड के अंधेरे में बाहर निकली तो दरवाजे पर पहरेदार ने उसे सिर हिलाया और कहा, तूफान आ रहा है, हवा को सूंघ रही हो। हवा तेज चल रही थी। सिरों की पंक्तियों के बगल में दीवारों पर लगी मशालों से लपटें निकल रही थीं। गॉडवुड की ओर जाते हुए वह वेलिंग टावर से गुजरी। आज गुजरी जहां वह कभी वैसे के डर में रहती थी। हार्नेहल के पतन के बाद से फ्रेयस ने इसे अपने लिए ले लिया था। वह एक खिड़की से आती हुई गुस्से भरी आवाजें सुन सकती थी। कई आदमी एक साथ बात कर रहे थे और बहस कर रहे थे। एल्मर बाहर सीढ़ियों पर अकेला बैठा था। क्या हुआ? आर्या ने उससे पूछा जब उसने उसके गालों पर आंसू चमकते हुए देखे। मेरी राजकुमारी, वह रोया। हमारा अपमान किया गया है, एनेस कहती है। जुड़वां बच्चों में से एक पक्षी था। मेरे स्वामी पिता कहते हैं कि मुझे किसी और से शादी करनी होगी या एक सेप्टन बनना होगा। एक मूर्ख राजकुमारी, उसने सोचा, इस पर रोने की कोई बात नहीं है। मेरे भाई मर गए होंगे, उसने विश्वास दिलाया। एल्मर ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। कोई भी एक नौकरानी लड़की के भाइयों की परवाह नहीं करता है। जब उसने ऐसा कहा तो उसे मारना मुश्किल था। मुझे आशा है कि आपकी राजकुमारी मर जाए, उसने कहा, और इससे पहले कि वह उस हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। पकड़ पाता भाग गई। गॉडवुड में उसे अपनी झाड़ू की तलवार मिली जहां उसने उसे छोड़ा था, और उसे हार्ट ट्री पर ले गई। वहां वह घुटनों के बल बैठ गई। लाल पत्ते सरसराए, लाल आंखें उसके अंदर झांक रही थीं, और फिर बहुत दूर गॉडवुड और प्रेतवाधित टावरों और हारेनहाल की विशाल पत्थर की दीवारों से परे दुनिया में कहीं से एक भेड़िए की लंबी अकेली चीख आई। आर्या की त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए और एक पल के लिए उसे चक्कर आने लगा। फिर इतनी धीमी आवाज में ऐसा लगा जैसे उसने अपने पिता की आवाज सुनी हो। जब बर्फ गिरती है और सफेद हवाएं चलती हैं तो अकेला भेड़िया मर जाता है, लेकिन झुंड बच जाता है, उसने कहा। पुराना सूखा चमड़ा फुफकार के साथ ऊपर उठा और पीले पन्ने जलने के साथ हिलने लगे, मानो कोई भूत उन्हें पड़ रहा हो। आज रात मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी, वरना, उसने कहा बिना उसकी ओर देखे। उसे चूहे की तरह चुपचाप चले जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ने उसे जकड़ रखा था। मेरे स्वामी उस्तीपा, उसने पूछा, क्या आप मुझे अपने साथ हरिनहाल छोड़ते समय ले जाएंगे? वह उसे घूरने के लिए मुड़ा। और उसकी आंखों में देखने से ऐसा लगा जैसे उसके खाने ने अभी अभी उससे बात की हो। क्या मैंने तुम्हें मुझसे सवाल करने की इजाजत दी है नान? नहीं मेरे स्वामी, उसने अपनी आंखें नीची कर ली। तो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, है ना? नहीं मेरे स्वामी। एक पल के लिए वह खुश हुआ। मैं तुम्हें जवाब दूंगा, बस इस बार। मेरा मतलब है कि जब मैं उत्तर की ओर लौटूंगा तो हरिनहाल को लॉर्ड वर्गो को दे दूंगा। तुम यहां उसके साथ रहोगी। लेकिन मैं नहीं, उसने शुरू किया। उसने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे नौकरों से सवाल पूछने की आदत नहीं है नान। क्या मुझे तुम्हारी जीभ काटनी होगी? वह इसे उतनी ही आसानी से कर देगा जितनी आसानी से कोई दूसरा आदमी कुत्ते को पकड़ सकता है, वह जानती थी। नहीं मेरे प्रभु, तो मैं आपसे और कुछ नहीं सुनूंगा। नहीं मेरे प्रभु। तो जाओ, मैं यह बदतमीजी भूल जाऊंगी।
आर्या गई, लेकिन अपने बिस्तर पर नहीं। जब वह यार्ड के अंधेरे में बाहर निकली तो दरवाजे पर पहरेदार ने उसे सिर हिलाया और कहा, तूफान आ रहा है, हवा की गंध आ रही है। हवा तेज चल रही थी। सिरों की पंक्तियों के बगल में दीवारों पर लगी मशालों से लपटें निकल रही थीं। गॉडवुड की ओर जाते हुए वह वेलिंग टावर से गुजरी, जहां वह कभी वैसे के डर में रहती थी। हैरेनहाल के पतन के बाद से फ्रेयस ने इसे अपना बना लिया था। वह एक खिड़की से आती हुई गुस्से वाली आवाजें सुन सकती थी। हमारा अपमान किया गया है, एनीस कहती है। जुड़वां बच्चों में से एक पक्षी था। मेरे स्वामी पिता कहते हैं कि मुझे किसी और से शादी करनी होगी या एक सेप्टन बनना होगा। एक बेवकूफ राजकुमारी, उसने सोचा। इस पर रोने की कोई बात नहीं है, मेरे भाई मर सकते हैं, उसने विश्वास दिलाया। एल्मर ने उसे एक तिरस्कार भरी नजर से देखा। कोई भी एक नौकर लड़की के भाइयों की परवाह नहीं करता है। जब उसने ऐसा कहा तो उसे मारना मुश्किल था। मुझे आशा है कि आपकी राजकुमारी मर जाए, उसने कहा। ओसामो पिता नास कहा, और इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता वह भाग गई। गॉडवुड में उसे अपनी झाड़ू की तलवार मिली जहां उसने उसे छोड़ा था, और उसे हार्ट ट्री के पास ले गई। वहां वह घुटनों के बल बैठ गई। लाल पत्ते सरसराहट कर रहे थे। लाल आंखें उसके अंदर झांक रही थीं, देवताओं की आंखें। और फिर बहुत दूर गॉडवुड और प्रेतवाधित टावरों और हारेनहाल की विशाल पत्थर की दीवारों से परे दुनिया में कहीं से एक भेड़िए की लंबी अकेली चीख आई। आर्या की त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए और एक पल के लिए उसे चक्कर आने लगा। फिर इतनी धीमी आवाज में ऐसा लगा जैसे उसने अपने पिता की आवाज सुनी हो। जब बर्फ गिरती है और सफेद हवाएं चलती हैं तो अकेला भेड़िया मर जाता है, लेकिन झुंड बच जाता है, उसने कहा। पुराना सूखा चमड़ा फुफकार के साथ ऊपर उठा और पीले पन्ने जलने के साथ हिलने लगे, मानो कोई भूत उन्हें पड़ रहा हो। आज रात मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी, उसने कहा बिना उसकी ओर देखे। उसे चूहे की तरह चुपचाप चले जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ने उसे जकड़ रखा था। मेरे स्वामी, उसने पूछा, क्या आप मुझे अपने साथ हरिनहाल छोड़ते समय ले जाएंगे? वह उसे घूरने के लिए मुड़ा और उसकी आंखों में देखने से ऐसा लगा जैसे उसके खाने ने अभी अभी उससे बात की हो। क्या मैंने तुम्हें मुझसे सवाल करने की इजाजत दी है ननान? नहीं मेरे स्वामी, उसने अपनी आंखें नीची कर ली। तो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, है ना? नहीं माने ना मेरे स्वामी। एक पल के लिए वह खुश हुआ। मैं तुम्हें जवाब दूंगा, बस इस बार। मेरा मतलब है कि जब मैं उत्तर की ओर लौटूंगा तो हरिनहाल को लॉर्ड वर्गो को दे दूंगा। तुम यहां उसके साथ रहोगी। लेकिन मैं नहीं, उसने शुरू किया। उसने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे नौकरों से सवाल पूछने की आदत नहीं है नान। क्या मुझे तुम्हारी जीभ काटनी होगी? वह इसे उतनी ही आसानी से कर देगा जितनी आसानी से कोई दूसरा आदमी कुत्ते को पकड़ सकता है। वह आप जानती थी। नहीं मेरे प्रभु। तो मैं आपसे और कुछ नहीं सुनूंगा? नहीं मेरे प्रभु। तो जाओ, मैं यह बदतमीजी भूल जाऊंगी। आर्या गई, लेकिन अपने बिस्तर पर नहीं। जब वह यार्ड के अंधेरे में बाहर निकली तो दरवाजे पर पहरेदार ने उसे सिर हिलाया और कहा, तूफान आ रहा है, हवा की गंध आ रही है। हवा तेज चल रही थी। सिरों की पंक्तियों के बगल में दीवारों पर लगी मशालों से लपटें निकल रही थीं। गॉडवुड की ओर जाते हुए वह वेलिंग टावर से गुजरी, जहां वह कभी वैसे के डर में रहती थी। हैरेनहाल के पतन के बाद से फ्रेयस ने इसे अपना बना लिया था। वह एक खिड़की से आती हुई गुस्से वाली आवाजें सुन सकती थी। हमारा अपमान किया गया है, एनीस कहती है। जुड़वां बच्चों में से एक पक्षी था। मेरे स्वामी पिता कहते हैं कि मुझे किसी और से शादी करनी होगी या एक सेप्टन बनना होगा। एक बेवकूफ राजकुमारी, उसने सोचा। इस पर रोने की कोई बात नहीं है, मेरे भाई मर सकते हैं, उसने विश्वास दिलाया। एल्मर ने उसे एक तिरस्कार भरी नजर से देखा। कोई भी एक नौकर लड़की के भाइयों की परवाह नहीं करता है। जब उसने ऐसा कहा तो उसे मारना मुश्किल था। मुझे आशा है कि आपकी राजकुमारी मर जाए, उसने कहा। हाँ। और इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता वह भाग गई। गॉडवुड में उसे अपनी झाड़ू की तलवार मिली जहां उसने उसे छोड़ा था, और उसे हार्ट ट्री के पास ले गई। वहां वह घुटनों के बल बैठ गई। लाल पत्ते सरसराहट कर रहे थे। लाल आंखें उसके अंदर झांक रही थीं, देवताओं की आंखें। और फिर बहुत दूर गॉडवुड और प्रेतवाधित टावरों और हारेनहाल की विशाल पत्थर की दीवारों से परे दुनिया में कहीं से एक भेड़िए की लंबी अकेली चीख आई। आर्या की त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए।
और एक पल के लिए उसे चक्कर आने लगा। फिर इतनी धीमी आवाज में ऐसा लगा जैसे उसने अपने पिता की आवाज सुनी हो। जब बर्फ गिरती है और सफेद हवाएं चलती हैं तो अकेला भेड़िया मर जाता है, लेकिन झुंड बच जाता है, उसने कहा और पीले पन्ने जलने के साथ हिलने लगे, मानो कोई भूत उन्हें पड़ रहा हो। मुझे आज रात तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी, उसने कहा बिना उसकी ओर देखे। उसे चूहे की तरह चुपचाप चले जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ने उसे जकड़ रखा था। मेरे स्वामी, उसने पूछा, क्या आप मुझे अपने साथ हरिनहाल छोड़ते समय ले जाएंगे? वह उसे देखने के लिए मुड़ा और उसकी आंखों में देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसके खाने ने अभी अभी उससे बात की हो। क्या मैंने तुम्हें मुझसे सवाल करने की इजाजत दी है नान? नहीं मेरे स्वामी, उसने अपनी आंखें नीची कर ली। तो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, है ना? नहीं मेरे स्वामी। एक पल के लिए वह खुश हुआ। मैं तुम्हें जवाब दूंगा, बस इस बार। मेरा मतलब है कि जब मैं उत्तर की ओर लौटूंगा तो हरिनहाल को लॉर्ड वर्गो को दे दूंगा। तुम यहीं के पास यहीं उनके साथ रहोगी। लेकिन मैं नहीं, उसने शुरू किया। उसने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे नौकरों से सवाल पूछने की आदत नहीं है नान। क्या मुझे तुम्हारी जीभ काटनी होगी? वह इसे उतनी ही आसानी से कर देगा जितनी आसानी से कोई दूसरा आदमी कुत्ते को पकड़ सकता है, वह जानती थी। नहीं मेरे प्रभु। तो मैं आपसे और कुछ नहीं सुनूंगा? नहीं मेरे प्रभु। तो जाओ, मैं यह बदतमीजी भूल जाऊंगी। आर्या गई, लेकिन अपने बिस्तर पर नहीं। जब वह यार्ड के अंधेरे में बाहर निकली तो दरवाजे पर पहरेदार ने उसे सिर हिलाया और कहा, तूफान आ रहा है, हवा की गंध आ रही है। हवा तेज चल रही थी। सिरों की पंक्तियों के बगल में दीवारों पर लगी मशालों से लपटें निकल रही थीं। गॉडवुड की ओर जाते हुए वह बेलिंग टॉवर से गुजरी, जहां वह कभी वैसे के डर में रहती थी। हैरनहाल के पतन के बाद से फ्रेयस ने इसे अपना बना लिया था। वह एक खिड़की से आती हुई गुस्से वाली आवाजें सुन सकती थी। हमारा अपमान किया गया है, एनीस कहती है। जुड़वां बच्चों में से एक पक्षी था। मेरे स्वामी पिता कहते हैं कि मुझे किसी और से शादी करनी होगी या एक सेप्टन बनना होगा। एक बेवकूफ राजकुमारी, उसने सोचा। इस पर रोने की कोई बात नहीं है। मेरे भाई मर सकते हैं, उसने विश्वास दिलाया। एल्मर ने उसे एक तिरस्कार भरी नजर से देखा। कोई भी एक नौकर लड़की के भाइयों की परवाह नहीं करता है। जब उसने ऐसा कहा तो उसे मारना मुश्किल था। मुझे आशा है कि आपकी राजकुमारी मर जाए, उसने कहा, और इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता वह भाग गई। गॉडवुड में उसे अपनी झाड़ू की तलवार मिली, जहां उसने उसे छोड़ा था, और उसे हार्ट ट्री के पास ले गई। वहां वह घुटनों के बल बैठ गई। लाल पत्ते सरसराहट कर रहे थे। लाल आंखें उसके अंदर झांक रही थीं, देवताओं की आंखें। और फिर बहुत दूर गॉडवुड और प्रेतवादित टावरों और हारेनहाल की विशाल पत्थर की दीवारों से परे दुनिया में कहीं से एक भेड़िए की लंबी अकेली चीख आई। आर्या की त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए और एक पल के लिए उसे चक्कर आने लगा। फिर इतनी धीमी आवाज में ऐसा लगा जैसे उसने अपने पिता की आवाज सुनी हो। जब बर्फ गिरती है और सफेद हवाएं चलती हैं तो अकेला भेड़िया मर जाता है, लेकिन झुंड बच जाता है, उसने कहा और पीले पन्ने जलने के साथ हिलने लगे, मानो कोई भूत उन्हें पड़ रहा हो। मुझे आज रात तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी, उसने कहा बिना उसकी ओर देखे। उसे चूहे की तरह चुपचाप चले जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ने उसे जकड़ रखा था। मेरे स्वामी, उसने पूछा, क्या आप मुझे अपने साथ हरिनहाल छोड़ते समय ले जाएंगे? वह उसे देखने के लिए मुड़ा और उसकी आंखों में देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसके खाने ने अभी अभी उससे बात की हो। क्या मैंने तुम्हें मुझसे सवाल करने की इजाजत दी है नान? नहीं मेरे स्वामी, उसने अपनी आंखें नीची कर लीं। तो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, है ना? नहीं मेरे स्वामी। एक पल के लिए वह खुश हुआ। मैं तुम्हें जवाब दूंगा, बस इस बार। मेरा मतलब है कि जब मैं उत्तर की ओर लौटूंगा तो हरिनहाल को लॉर्ड वर्गो को दे दूंगा। तुम यहीं उनके साथ रहोगी। लेकिन मैं नहीं, उसने शुरू किया। उसने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे नौकरों से सवाल पूछने की आदत नहीं है नान। क्या मुझे तुम्हारी जीभ काटनी होगी? वह इसे उतनी ही आसानी से कर देगा जितनी आसानी से कोई दूसरा आदमी कुत्ते को पकड़ सकता है, वह जानती थी। नहीं मेरे प्रभु। तो मैं आपसे और कुछ नहीं सुनूंगा? नहीं मेरे प्रभु। तो जाओ, मैं यह बदतमीजी भूल जाऊंगी। आर्या गई, लेकिन अपने बिस्तर पर नहीं।
जब वह यार्ड के अंधेरे में बाहर निकली तो दरवाजे पर पहरेदार ने उसे सिर हिलाया और कहा, तूफान आ रहा है, हवा की गंध आ रही है। हवा तेज चल रही थी। सिरों की पंक्तियों के बगल में दीवारों पर लगी मशालों से लपटें निकल रही थीं। गॉडवुड की ओर जाते हुए वह वेलिंग टावर से गुजरी, जहां वह कभी वैसे के डर में रहती थी। हैरनहाल के पतन के बाद से फ्रेयस ने इसे अपना बना लिया था। वह एक खिड़की से आती हुई गुस्से वाली आवाजें सुन सकती थी। हमारा अपमान किया गया है, एनीस कहती है। जुड़वां बच्चों में से एक पक्षी था। मेरे स्वामी पिता कहा, लेकिन कोई झुंड नहीं है, उसने वीरवुड से फुसफुसाते हुए कहा। ब्रैन और रिकन मर चुके थे। लैनिस्टर्स के पास सेंसा थी। जॉन दीवार पर चला गया था। मैं भी नहीं हूं, मैं नान हूं। तुम विंटरफेल की आर्या हो, उत्तर की बेटी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मजबूत हो सकती हो। तुम्हारे अंदर भेड़िए का खून है। भेड़िए का खून। आर्या को अब याद आया। मैं रॉब जितनी मजबूत हो जाऊंगी। मैंने कहा था कि मैं बनूंगी। उसने एक गहरी सांस ली, फिर झाड़ू को दोनों हाथों से उठाया और उसे अपने घुटने के ऊपर लेटा दिया। यह एक जोरदार दरार के साथ टूट गया आसियान, और उसने टुकड़ों को एक तरफ फेंक दिया। मैं एक डायरवुल्फ हूं और लकड़ी के दांतों से काम चला लिया है। उस रात वह अपने संकीर्ण बिस्तर पर खुरदरे पुआल पर लेटी रही, जीवित और मृत लोगों की आवाजें सुनती रही और चांद के उगने का इंतजार करती रही। वे एकमात्र आवाजें थीं जिन पर उसे अब भरोसा था। वह अपनी सांसों की आवाज सुन सकती थी और भेड़ियों की भी। अब उनका एक बड़ा झुंड। वे उस व्यक्ति से भी अधिक करीब हैं जिसे मैंने गॉडवुड में सुना था, उसने सोचा। वे मुझे बुला रहे हैं। अंत में वह कंबल के नीचे से फिसली, एक अंगरखा पहना और नंगे पैर सीढ़ियों से नीचे उतरी। रूस बोल्टन एक सतर्क व्यक्ति था और किंग्सपायर के प्रवेश द्वार पर दिन रात पहरा रहता था, इसलिए उसे एक संकीर्ण तहखाने की खिड़की से बाहर निकलना पड़ा। यार्ड शांत था। महान महल प्रेतवाधित सपनों में खोया हुआ था। ऊपर वेलिंग टावर के माध्यम से हवा बह रही थी। फोर्स में उसने पाया कि आग बुझ गई है और दरवाजे बंद और बंद हैं। वह एक खिड़की में घुस गई। है ता अच्छा है, कही, जैसा कि वह एक बार पहले भी कर चुकी थी। जेंड्री ने दो अन्य प्रशिक्षु लोहारों के साथ एक गद्दे को साझा किया। वह लंबे समय तक मचान में बैठी रही, इससे पहले कि उसकी आंखें इस तरह से समायोजित हो जाएं कि उसे यकीन हो जाए कि वह अंत में था। फिर उसने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे चुटकी काटी। उसकी आंखें खुल गईं। वह बहुत गहरी नींद में नहीं सो सकता था। कृपया, उसने फुसफुसाया। उसने अपना हाथ उसके मुंह से हटाया और इशारा किया। एक पल के लिए उसे लगा कि वह समझ नहीं पाया है, लेकिन फिर वह कंबल के नीचे से बाहर निकल आया। नंगा वह कमरे में इधर उधर घूमता रहा, एक ढीला खुरदुरा अंगरखा पहना और उसके पीछे अटारी से नीचे उतर आया। बाकी सोए हुए लोग हिले नहीं। अब तुम्हें क्या चाहिए? गेंड्री ने धीमी गुस्से भरी आवाज में कहा। तलवार। ब्लैक थंब सभी ब्लेड को बंद करके रखता है। मैंने तुम्हें 100 बार कहा है। क्या यह लॉर्ड लीच के लिए है? मेरे लिए। अपने हथौड़े से ताला तोड़ो। वे मेरा हाथ तोड़ देंगे, उसने बड़बड़ाया। या इससे भी बुरा। नहीं, अगर तुम मेरे साथ भागोगी। भागो और वे तुम्हें पकड़ लेंगे और मार देंगे। वे तुम्हारे साथ और भी बुरा करेंगे। लॉर्ड बोल्टन हैरनहाल को ब्लडी ममर्स को दे रहे हैं। उन्होंने मुझे ऐसा बताया है। गेंड्री ने अपनी आंखों से काले बाल हटाए। तो उसने निडर होकर सीधे उसकी ओर देखा। तो जब वर्गो होट लॉर्ड होगा तो वह सभी नौकरों के पैर काट देगा ताकि वे भाग न सकें, लोहारों के भी। यह सिर्फ एक कहानी है, उसने तिरस्कार पूर्वक कहा। नहीं, यह सच है। मैंने लॉर्ड वर्गो को ऐसा कहते सुना है, उसने झूठ बोला। वह सभी का एक पैर काटने जा रहा है, बायां पैर। रसोई में जाओ और हॉट पाई को जगाओ। वह वही करेगा जो तुम कहोगी। हमें रोटी या औके या कुछ और चाहिए। तुम तलवारें ले आओ और मैं घोड़े ले आऊंगा। हम भूतों के टावर के पीछे पूर्वी दीवार में पोस्टर्न के पास मिलेंगे। वहां कभी कोई नहीं आता। मैं उस गेट को जानता हूं। यह भी बाकी गेटों की तरह ही सुरक्षित है। तो तुम तलवारें नहीं भूलोगे? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आऊंगा। नहीं, लेकिन अगर तुम भूल भी गए, आदि रहेंगे हाय ही गए, तो तुम तलवारें नहीं भूलोगे? उसने भौहें सिकोड़ी। नहीं, उसने आखिरकार कहा। मुझे लगता है मैं नहीं भूलूंगा। आर्या ने किंग्सपायर में उसी तरह से प्रवेश किया जिस तरह से वह वहां से गई थी, और पैरों की आहट सुनते हुए घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ गई। अपने सेल में उसने अपने कपड़े उतार दिए
और सावधानी से कपड़े पहने। 2 परतों में छोटे कपड़े, गर्म मोजे और अपनी सबसे साफ सुथरी अंगरखी पहनी। यह लॉर्ड बोल्टन की पोशाक थी। छाती पर उसका चिन्ह सिल दिया गया था। जो ड्रेडफोर्ड का चमड़ा भरा आदमी था। उसने अपने जूते बांधे, अपने पतले कंधों पर ऊनी लबादा डाला और उसे अपने गले के नीचे बांध लिया। छाया की तरह शांत वह सीढ़ियों से नीचे चली गई। लॉर्ड के सौर के बाहर वह दरवाजे पर सुनने के लिए रुकी। धीरे धीरे दरवाजा खोला जब उसने केवल सन्नाटा सुना। भेड़ की खाल का नक्शा मेज पर रखा था, लॉर्ड बोल्टन के खाने के अवशेषों के बगल में। उसने उसे कसकर लपेटा और अपनी बेल्ट में घुसा दिया। उसने अपना खंजर भी मेज पर छोड़ दिया था, इसलिए उसने उसे भी ले लिया। बस अगर गेंड्री ने अपना सांस खो दिया हो। एक घोड़े ने धीरे से हिनहिनाया जब वह अंधेरे अस्तबल में घुसी। सभी घोड़े सो रहे थे। उसने एक घोड़े को अपने पैर के अंगूठे से तब तक दबाया जब तक वह हड़बड़ाकर उठकर बैठ नहीं गया और बोली, ए क्या? लॉर्ड बोल्टन को 3 घोड़े चाहिए जिन पर काठी और लगाम लगी हो। लड़का अपने बालों से पुआल झाड़ते हुए खड़ा हो गया। क्या इस समय घोड़े तुम कहते हो? उसने उसके अंगरखे पर लगे चिन्ह को देखा। उसे अंधेरे में घोड़े क्यों चाहिए? लॉर्ड बोल्टन को नौकरों से सवाल पूछने की आदत नहीं है। उसने अपनी बाहें क्रॉस की। अस्तबल का लड़का अभी भी उस फटे हुए आदमी को देख रहा था। वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। 3 तुम कहते हो? 1 2 3 शिकार के घोड़े, तेज और पक्के। आर्य ने उसे लगाम और काठी लगाने में मदद की ताकि उसे किसी और को जगाने की जरूरत न पड़े। उसे उम्मीद थी कि वे बाद में उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वह जानती थी कि वे शायद ऐसा करेंगे। महल के पार घोड़ों को ले जाना सबसे बुरा काम था। वह जब भी संभव होता पर्दे की दीवार की छाया में रहती, इसलिए ऊपर की प्राचीर पर चक्कर लगाने वाले संतरियों को उसे देखने के लिए लगभग सीधे नीचे देखना पड़ता। और अगर वे ऐसा करते भी तो क्या होता? मैं अपने स्वामी का अपना प्याला वाहक हूं। यह एक ठंडी नम शरद ऋतु की रात थी। बादल पश्चिम से बह रहे थे, सितारों को छिपा रहे थे और वेलिंग टावर हवा के हर झोंके पर विलाप कर रहा था। बारिश की तरह महक रही थी। आर्य को नहीं पता था कि यह उनके भागने के लिए अच्छा होगा या बुरा। किसी ने उसे नहीं देखा और उसने किसी को नहीं देखा। ये केवल एक ग्रे और सफेद बिल्ली गॉडवुड दीवार के ऊपर रेंगती हुई दिखाई दी। यह रुकी और उस पर थूका, जिससे रेड कीप और उसके पिता और सिरियो फॉरेल की यादें जाग उठी। मैं चाहती तो तुम्हें पकड़ सकती थी, उसने उसे धीरे से पुकारा, लेकिन मैं रायनरी जाना पड़ेगा बिल्ली। बिल्ली ने फिर फुफकार मारी और भाग गई। भूतों का टावर हारेनहाल के 5 विशाल टावरों में सबसे अधिक खंडहर था। यह ढह चुके एक सेप्ट के अवशेषों के पीछे अंधेरा और उजाड़ था, जहां लगभग 300 सालों से केवल चूहे प्रार्थना करने आते थे। यहीं पर वह यह देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि क्या जेंड्री और हॉट पाई आएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत समय तक इंतजार किया हो। घोड़े टूटे हुए पत्थरों के बीच उगे खरपतवारों को कुतर रहे थे, जबकि बादलों ने आखिरी तारों को निगल लिया था। आर्या ने खंजर निकाला और अपने हाथों को व्यस्त रखने के लिए उसे तेज किया। लंबे चिकने वार, जिस तरह से सिरियो ने उसे सिखाया था। आवाज ने उसे शांत कर दिया। उसने उन्हें देखने से बहुत पहले ही आते हुए सुना। हॉट पाई भारी सांस ले रहा था और एक बार वह अंधेरे में लड़खड़ाया, अपनी पिंडली को हिलाया और इतनी जोर से गाली दी कि हारेनहाल का आधा हिस्सा जाग गया। जेंड्री शांत था, लेकिन उसके हाथ में तलवारें थीं जो उसके चलने पर आपस में टकरा रही थीं। मैं यहां हूं, वह खड़ी थी। चुप रहो या वे तुम्हें सुन लेंगे। लड़के गिरे हुए पत्थरों के ऊपर से उसके पास पहुंचे। उसने देखा कि गेंड्री ने अपने लबादे के नीचे तेल से सना हुआ चेनमेल पहना हुआ था और उसने अपनी पीठ पर लोहार का हथौड़ा लटका रखा था। हॉट पाई का लाल गोल चेहरा हुड के नीचे से झांक रहा था। उसके दाहिने हाथ से रोटी की एक बोरी लटक रही थी और उसके बाएं हाथ के नीचे पनीर का एक बड़ा सा चक्का था। उस पोस्टर्न पर एक गार्ड है, गेंड्री ने धीरे से कहा। मैंने तुमसे कहा था कि वहां होगा। तुम यहां घोड़ों के साथ रहो, आर्य ने कहा। मैं उससे छुटकारा पालूंगा। जब मैं बुलाऊं तो जल्दी आओ। गेंड्री ने सिर हिलाया। हॉट पाई ने कहा, जब तुम चाहो कि हम आए तो उल्लू की तरह चिल्लाओ। मैं उल्लू नहीं हूं, आर्य ने कहा। मैं भेड़िया हूं, मैं चीखूंगा। अकेले वह भूतों के टॉवर की छाया में फिसल गई। वह अपने डर से आगे रहने के लिए तेजी से चली,
और ऐसा लगा जैसे सिरियो फॉरेल उसके साथ साथ चल रहे थे। और योरेन और अरॉयड और जैकन एजगर और जॉन स्नो, उसने अभी तक वह तलवार नहीं ली थी जो जेंड्री ने उसे लाकर दी थी। इसके लिए खंजर बेहतर होगा। यह अच्छा और तेज था। यह पोस्टर्न हैरनहाल के द्वारों में सबसे छोटा था, लोहे की कीलों से जड़ी मोटी ओक की एक संकरी दीवार जो एक रक्षात्मक टॉवर के नीचे दीवार के एक कोण पर स्थापित थी। इसकी रखवाली के लिए केवल एक आदमी को नियुक्त किया गया था, लेकिन वह जानती थी कि उस टॉवर में भी संतरी होंगे और आसपास की दीवारों पर अन्य लोग चल रहे होंगे। जो भी हो, उसे छाया की तरह चुप रहना चाहिए। उसे चिल्लाना नहीं चाहिए। कुछ बिखरी हुई बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। उसने महसूस किया कि एक उसके माथे पर गिरी और धीरे धीरे उसकी नाक से नीचे बह गई। उसने छिपने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि खुलेआम गार्ड के पास गई और तशरीरी आशा नहीं पाएगी, जैसे कि लॉर्ड बोल्टन ने खुद उसे भेजा हो। वह उसे आते हुए देख रहा था, उत्सुक था कि इस काले घंटे में यहां कोई पेज कौन ला सकता है। जब वह करीब गई तो उसने देखा कि वह एक उत्तरी व्यक्ति था, बहुत लंबा और पतला, एक फटे हुए फर के लबादे में लिपटा हुआ। यह बुरा था। वह शायद फ्रे या बहादुर साथियों में से किसी को धोखा देने में सक्षम थी, लेकिन ड्रेडफोर्ट के लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी रूस बोल्टन की सेवा की थी और वे उसे उससे बेहतर जानते थे। अगर मैं उसे बताऊं कि मैं आर्या स्टार्क हूं और उसे एक तरफ खड़े होने का आदेश दूं, नहीं, उसकी हिम्मत नहीं है। वह एक नॉर्थमैन था, लेकिन विंटरफेल का आदमी नहीं था। वह रूस बोल्टन का था। जब वह उसके पास पहुंची तो उसने अपना लबादा पीछे खिसकाया ताकि वह उसकी छाती पर फटे हुए आदमी को देख सके। लॉर्ड बोल्टन ने मुझे भेजा है। इस समय किस लिए? वह फर के नीचे स्टील की चमक देख सकती थी और वह नहीं जानती थी कि क्या वह चेनमेल के माध्यम से खंजर की नोक को चलाने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। उसका गला, यह उसका गला होना चाहिए। लेकिन वह बहुत लंबा है। मैं कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाऊंगी। एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। एक पल के लिए वह फिर से एक छोटी लड़की बन गई और डर गई, और उसके चेहरे पर बारिश आंसू की तरह लग रही थी। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके सभी रक्षकों को उनकी अच्छी सेवा के लिए एक चांदी का सिक्का दूं। शब्द कहीं से भी निकलते प्रतीत हुए। चांदी? तुम कहती हो? उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह करना चाहता था। चांदी आखिरकार चांदी ही होती है, तो इसे दे दो। उसकी उंगलियां उसके अंगरखे के नीचे धंसी और जैकेन द्वारा दिए गए सिक्के को पकड़कर बाहर आई। अंधेरे में लोहा धूमिल चांदी जैसा लग सकता था। उसने उसे आगे बढ़ाया और उसे अपनी उंगलियों से फिसलने दिया। उसे धीरे से कोसते हुए वह आदमी मिट्टी में सिक्के को टटोलने के लिए घुटनों के बल बैठ गया और उसकी गर्दन उसके ठीक सामने थी। आर्या ने अपना खंजर बाहर निकाला और उसे उसके गले पर घुमाया, जो गर्मियों के रेशम की तरह चिकना था। उसके खून ने उसके हाथों को गर्मधार में ढक दिया और उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह में भी खून था। वलार मोर्गुलिस, उसने मरते समय फुसफुसाते हुए कहा। जब उसने हिलना बंद किया तो उसने सिक्का उठाया। हैरनहाल की दीवारों के बाहर एक भेड़िया लंबे समय तक और जोर से चिल्लाया। उसने बार उठाया, पान उसे एक तरफ रखा और भारी ओक के दरवाजे को खोला। जब तक हॉट पाई और गेंड्री घोड़ों के साथ आए तब तक बारिश तेज हो रही थी। तुमने उसे मार डाला, हॉट पाई ने हांफते हुए कहा। तुमने क्या सोचा था कि मैं क्या करूंगी? उसकी उंगलियां खून से चिपचिपी थीं और उसकी गंध से उसकी घोड़ी घबरा रही थी। कोई बात नहीं, उसने सोचा, काठी पर झूलते हुए। बारिश उन्हें फिर से साफ कर देगी। संसा सिंहासन कक्ष रत्नों, फर और चमकीले कपड़ों का एक समुद्र था। लॉर्ड्स और लेडीज हॉल के पीछे भरे हुए थे और ऊंची खिड़कियों के नीचे खड़े थे। एक डॉक पर मछली पकड़ने वाली महिलाओं की तरह धक्का मुक्की कर रहे थे। जोफ्रे के दरबार के निवासी आज एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास कर रहे थे। पंखों में पूरी तरह से लिपटा हुआ था, एक ऐसा शानदार और असाधारण पंख कि ऐसा लग रहा था कि वह उड़ान भरने वाला है। हाई सेप्टन के क्रिस्टल मुकुट ने हर बार जब वह अपना सिर हिलाता था तो हवा में इंद्रधनुष उड़ा दिया। काउंसिल की मेज पर रानी शेर सी बरगंडी मखमल में कटे हुए सोने के कपड़े के गाउन में चमक रही थी। उदोशमयी रकन थी, जबकि उसके बगल में वैरिस बकाइन ब्रॉकेट में उलझी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। मून बॉय और सेडोंटोस ने नए सूट पहने थे जो कि एक साफ सुथरे रंग के थे। वसंत की सुबह,
यहां तक कि लेडी टांडा और उनकी बेटियां भी फिरोजी रेशम और बैर के मैचिंग गाउन में सुंदर दिख रही थीं, और लॉर्ड गाइल्स सुनहरे फीते से सजे लाल रेशम के एक वर्ग में खांस रहे थे। राजा जोफ्रे उन सभी के ऊपर लोहे के सिंहासन के ब्लेड और कांटों के बीच बैठे थे। वह लाल रंग के समीते में था। उसका काला लबादा माणिकों से जड़ा हुआ था। उसके सिर पर उसका भारी सुनहरा मुकुट था। शूरवीरों और अमीर शहरवासियों की भीड़ के बीच से गुजरते हुए सेंसा गैलरी के सामने पहुंची। ठीक उसी समय तुरही की आवाज ने लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर के प्रवेश की घोषणा की। वह अपने युद्ध के घोड़े पर सवार होकर हॉल की लंबाई तक गया और आयरन सिंहासन के सामने उतरा। सेंसा ने ऐसा कवच कभी नहीं देखा था। सभी चमकदार लाल स्टील, सुनहरे स्क्रॉल वर्क और अलंकरण के साथ जड़े हुए। उनके रोंडल्स सनबर्स्ट थे। उनके हेलमेट पर दहाड़ते हुए शेर की आंखें रूबी थीं, और प्रत्येक कंधे पर एक शेरनी ने सोने का एक कपड़ा बांधा था जो इतना लंबा और भारी था कि यह उसके घोड़े के पिछले हिस्से को लपेटता था। यहां तक कि घोड़े का कवच भी सोने का था, और उसके बार्डिंग लैनिस्टर के शेर से सजे हुए लाल रंग के रेशमी कपड़े थे। कैस्टली रॉक के भगवान ने इतना प्रभावशाली रूप बनाया कि जब उनके डेस्ट्रियर ने सिंहासन के ठीक नीचे गोबर का भार गिराया तो यह एक झटका था। जोफ्रे को अपने दादा को गले लगाने और उन्हें शहर का उद्धारकर्ता घोषित करने के लिए नीचे उतरते समय सावधानी से उसके चारों ओर कदम रखना पड़ा। सेंसा ने एक घबराई हुई मुस्कान को छिपाने के लिए अपना मुंह ढक लिया। जोफ ने अपने दादा से राज्य का शासन संभालने के लिए कहने का दिखावा किया, और लॉर्ड टाइविन ने गंभीरता से जिम्मेदारी स्वीकार की, जब तक कि आपका अनुग्रह वयस्क न हो जाए। फिर स्क्वायर ने उसका कवच उतार दिया और जोफ ने उसके गले में हैंड की चेन बांध दी। लॉर्ड टाइविन ने रानी के बगल में परिषद की मेज पर एक सीट ली। डेस्ट्रियर को ले जाने और उसकी श्रद्धांजलि हटाने के बाद सेर्सी ने समारोह जारी रखने के लिए सिर हिलाया। पीतल के तुरही की धूम ने प्रत्येक नायक का स्वागत किया, क्योंकि उसने बड़े ओक के दरवाजों के बीच कदम रखा। हेराल्ड ने सभी को सुनने के लिए उसका नाम और काम चिल्लाया, और कुलीन शूरवीरों और उच्च कुलीन महिलाओं ने मुर्गा लड़ाई में हथियारों की तरह जोश से जयकार की। हाई गार्डन के भगवान मेस टायरेल को गौरवपूर्ण स्थान दिया गया, जो कभी शक्तिशाली व्यक्ति था, जो मोटा हो गया फिर भी अभी भी सुंदर था। उसके बाद उसके बेटे भी अंदर आए, सर लोरस और उसका बड़ा भाई सर गार्लान द गैलेंट। तीनों ने एक जैसे कपड़े पहने, हरे मखमल में सेबल के साथ छंटनी की। राजा ने एक बार फिर उनका स्वागत करने के लिए सिंहासन से उतरकर उन्हें बहुत सम्मान दिया। उन्होंने प्रत्येक के गले में नरम पीले सोने से बने गुलाबों की एक माला बांधी, जिसमें से माणिकों में लैनिस्टर के शेर के साथ एक सुनहरी डिस्क लटकी हुई थी। गुलाब शेर का समर्थन करते हैं, आना पर्यायम पते, लेकिन जैसे हाई गार्डन की शक्ति राज्य का समर्थन करती है। जोफ्रे ने घोषणा की, यदि कोई वरदान है जो आप मुझसे मांगना चाहते हैं तो मांगे, और यह आपका होगा। और अब यह आ गया है, संसा ने सोचा। आपका अनुग्रह, सर लोरस ने कहा। मैं आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा करने के लिए आपके किंग्स गार्ड में सेवा करने का सम्मान मांगता हूं। जोफ्रे ने फूलों के नाइट को अपने पैरों पर खड़ा किया और उसके गाल पर चूमा। हो गया भाई, लॉर्ड टायरेल ने अपना सिर झुकाया। राजा के अनुग्रह की सेवा करने से बड़ा कोई आनंद नहीं है। अगर मुझे आपकी शाही परिषद में शामिल होने के योग्य समझा जाता तो आपको इससे अधिक वफादार या सच्चा कोई नहीं मिलता। जोफ ने लॉर्ड टायरेल के कंधे पर हाथ रखा और खड़े होने पर उन्हें चूमा। आपकी इच्छा पूरी हुई, सर गार्लान टायरेल। सर लोरस से 5 साल बड़े थे, अपने ज्यादा मशहूर छोटे भाई की तरह ही लंबे दाढ़ी वाले थे। उनकी छाती मोटी थी और कंधे चौड़े थे, और हालांकि उनका चेहरा काफी सुंदर था, लेकिन उनमें सर लोरस की चौंका देने वाली सुंदरता नहीं थी। महाराज राजा के पास आने पर गार्लान ने कहा, मेरी एक कुंवारी बहन है, मार्गरी, जो हमारे घराने की खुशी है। जैसा कि आप जानते हैं, उसका विवाह रेनली बैराथियन से हुआ था, लेकिन विवाह संपन्न होने से पहले ही लॉर्ड रेनली युद्ध में चले गए, इसलिए वह निर्दोष है। मार्गरी ने आपकी बुद्धिमत्ता, साहस और वीरता के किस्से सुने हैं, और वह दूर से ही आपसे प्यार करने लगी है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उसे बुलाएं, उसका हाथ थाम लें और अपने घराने को हमेशा के लिए मेरे घराने से जोड़ दें। राजा जोफ्रे ने आश्चर्यचकित होने का दिखावा किया। सर गार्लन, आपकी बहन की सुंदरता पूरे 7 राज्यों में प्रसिद्ध है, लेकिन मैं किसी और से वादा किया गया हूं।
एक राजा को अपना वचन निभाना चाहिए। रानी सेर्सी स्कर्ट की सरसराहट में अपने पैरों पर खड़ी हो गई। महाराज, आपकी छोटी परिषद के फैसले में आपके लिए राजद्रोह के लिए सिर काटे गए व्यक्ति की बेटी से शादी करना न तो उचित होगा और न ही बुद्धिमानी होगी। एक ऐसी लड़की जिसका भाई अभी भी सिंहासन के खिलाफ खुले तौर पर विद्रोह कर रहा है। महामहिम, आपके पार्षद आपसे विनती करते हैं कि अपने राज्य की भलाई के लिए सांसा स्टार्क को अलग रख दें। लेडी मार्गरी आपको कहीं अधिक उपयुक्त रानी बनाएगी। प्रशिक्षित कुत्तों के झुंड की तरह हॉल में मौजूद लॉर्ड्स और लेडीज अपनी खुशी का इजहार करने लगे। मार्गरी, उन्होंने पुकारा, हमें मार्गरी दे दो और कोई गद्दार रानी नहीं। टायरेल, टायरेल, जोफ्रे ने हाथ उठाया। मैं अपने लोगों की इच्छाओं पर ध्यान देना चाहता हूं मां, लेकिन मैंने एक पवित्र व्रत लिया है। हाई सेप्टन आगे बढ़ा। महाराज, देवता सगाई को गंभीर मानते हैं, लेकिन आपके पिता धन्य स्मृति के राजा रॉबर्ट ने यह समझौता विंटरफेल के स्टार्क्स द्वारा उनके झूठ का खुलासा करने से पहले किया था। राज्य के खिलाफ उनके अपराधों ने आपको आपके द्वारा किए गए किसी भी वादे से मुक्त कर दिया। सिंहासन कक्ष में जयकारे की गड़गड़ाहट गूंज उठी और उसके चारों ओर मार्गरी मार्गरी की चीखें गूंज उठी। सांसा आगे झुकी, उसके हाथ गैलरी की लकड़ी की रेलिंग के चारों ओर कस गए। वह जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वह अभी भी डरी हुई थी कि जोफ्रे क्या कहेगा। उसे डर था कि वह उसे अब भी रिहा करने से इनकार कर देगा, जब उसका पूरा राज्य उस पर निर्भर था। उसे लगा जैसे वह फिर से बेलोर के ग्रेट सेप्ट के बाहर संगमरमर की सीढ़ियों पर वापस आ गई है, अपने राजकुमार से अपने पिता पर दया करने का इंतजार कर रही है, और इसके बजाय उसे एलिन पेन को उसका सिर काटने का आदेश देते हुए सुन रही है। कृपया, उसने प्रार्थना की, उसे यह कहने दो, उसे यह कहने दो। लॉर्ड टाइविन अपने पोते को देख रहे थे। जोफ ने उसे एक उदास नजर से देखा, अपने पैर हिलाए और सर गार्लान टायरेल को उठने में मदद की। देवता अच्छे हैं, मैं अपने दिल की बात सुनने के लिए स्वतंत्र हूं। मैं आपकी प्यारी बहन से शादी करूंगा। ओहोजन और खुशी से, सर। उसने सर गार्लान के दाढ़ी वाले गाल को चूमा और चारों ओर जयकारे गूंजने लगे। सेंसा को अजीब तरह से हल्कापन महसूस हुआ। मैं आजाद हूं। उसे लगा कि कोई उस पर नजर रख रहा है। मुझे मुस्कुराना नहीं चाहिए, सावन चाहिए, उसने खुद को याद दिलाया। रानी ने उसे चेतावनी दी थी, चाहे वह अंदर से कुछ भी महसूस करे, उसने जो चेहरा दुनिया को दिखाया वह व्याकुल दिखना चाहिए। मैं अपने बेटे को अपमानित नहीं होने दूंगी, सेर्सी ने कहा। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हाँ, लेकिन अगर मैं रानी नहीं बनना चाहती, मेरा क्या होगा, यह तय करना होगा। फिलहाल आप हमारे वार्ड के रूप में दरबार में ही रहेंगे। मैं घर जाना चाहती हूँ। रानी इस बात से चिढ़ गई। आपको अब तक समझ जाना चाहिए था, हम में से किसी को भी वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। हालांकि सेंसा ने सोचा, मैं जोफ्रे से मुक्त हूं, मुझे उसे चूमना नहीं पड़ेगा, न ही उसे अपना कौमार्य देना पड़ेगा, न ही उसके लिए बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। मार्गरी टायरेल को वह सब करने दो, बेचारी लड़की। जब तक यह गुस्सा शांत हुआ, हाईगार्डन के लॉर्ड काउंसिल की मेज पर बैठ चुके थे और उनके बेटे खिड़कियों के नीचे अन्य शूरवीरों और लॉर्डलिंग्स में शामिल हो गए थे। ब्लैक वाटर की लड़ाई के अन्य नायकों को उनके पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बुलाए जाने पर सेंसा ने निराश और परित्यक्त दिखने की कोशिश की। आर्बर के लॉर्ड पैक्स्टर रेडवाइन अपने जुड़वां बेटों हॉरर और स्लोबर के साथ हॉल की लंबाई तक मार्च करते रहे, पहला युद्ध में लगे घाव से लंगड़ाता हुआ। उनके बाद लॉर्ड मैथिस रोवन बर्फीले डबलट में थे, जिसके वक्ष पर सोने के धागे से एक बड़ा पेड़ बना हुआ था। लॉर्ड रैंडल टार्ली, दुबले और गंजे, एक रत्न जड़ित म्यान में अपनी पीठ पर एक बड़ी तलवार। सर केवन लैनिस्टर, एक मोटा गंजा आदमी छोटी दाढ़ी वाले सर एडम मारब्रैंड, जिनके कंधे तक तांबे के रंग के बाल थे। महान पश्चिमी लॉर्ड लिडेन, क्रैक हॉल एंड ब्रेक्स। इसके बाद 4 कम जन्म वाले लोग आए जिन्होंने लड़ाई में खुद को प्रतिष्ठित किया था। एक आंख वाला शूरवीर सर फिलिप फूट, जिसने एकल मुकाबले में लॉर्ड ब्रायस कैरन को मार डाला था। फ्री राइडर लोथर ब्रूम, जिसने ग्रीन एप्पल के सर जॉन को पकड़ने और रेड एप्पल के सर ब्रायन और सर एडविड को मारने के लिए फॉसोवे के आधे 100 सैनिकों के बीच से अपना रास्ता काट लिया था, जिससे खुद को लोथर एप्पल ईटर नाम मिला। विलेट, सर हैरिस स्विफ्ट की सेवा में एक बूढ़ा सैनिक, जिसने अपने मालिक को उसके मरते हुए घोड़े के नीचे से खींच लिया था और एक दर्जन हमलावरों से उसकी रक्षा की थी। और जोस्मिन पैक्लेडन नाम का एक कोमल गाल वाला शूरवीर,
जिसने 2 शूरवीरों को मार डाला था, तीसरे को घायल कर दिया था और 2 और को पकड़ लिया था। हालांकि उसकी उम्र 14 से अधिक नहीं हो सकती थी। विलेट को एक कूड़े पर लाया गया था। उसके घाव बहुत गंभीर थे। सर केवन अपने भाई लॉर्ड टाइविन के बगल में बैठ गया था। जब हेराल्ड ने प्रत्येक नायक के कारनामों के बारे में बताना समाप्त कर दिया, तो वह उठ खड़ा हुआ। यह उनकी कृपा की इच्छा है कि इन अच्छे लोगों को उनकी वीरता के लिए पुरस्कृत किया जाए। उनके आदेश के अनुसार सर फिलिप अब से हाउस फूड के लॉर्ड फिलिप होंगे और उन्हें हाउस कैरन की सारी जमीनें, अधिकार और आय प्राप्त होगी। लोथर ब्रून को नाइटहुड की उपाधि दी जाएगी और युद्ध के अंत में नदी के किनारे जमीन और रखवाली दी जाएगी। जोस्मिन पेकल्डन को एक तलवार और प्लेट का सूट, शाही अस्तबल में से किसी भी युद्ध के घोड़े की पसंद और वयस्क होते ही नाइटहुड। और अंत में गुडमैन विलेट के लिए चांदी की पट्टियों वाला एक भाला, नए नए गढ़े हुए रिंगमेल का एक हॉबरक और छज्जा के साथ एक पूरा हेलमेट। इसके अलावा गुडमैन के बेटों को कैस्टली रॉक में हाउस लैनिस्टर की सेवा में लिया जाएगा। बड़े को स्क्वायर और छोटे को पेज के रूप में। अगर वे वफादारी और अच्छी तरह से सेवा करते हैं तो उन्हें नाइटहुड तक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस सब के लिए राजा के हाथ और छोटी परिषद सहमत हैं। राजा के युद्धपोतों वाइल्डविंड और रिवर एरो के कप्तानों को इसके बाद सम्मानित किया गया। साथ ही गॉड्स ग्रेस, लेटम, इवेंगन, देवदिरास, सिलांस, अमोदामिशास, दो आउटिगानिनन्स, लेडी ऑनफ सिल्क और रामशेड के कुछ अधीनस्थ अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। जितना सेंसा बता सकती थी, उनकी मुख्य उपलब्धि नदी पर लड़ाई में जीवित रहना था। एक ऐसा कारनामा जिसका दावा बहुत कम लोग कर सकते थे। हेलेन द पायरोमैंसर और अल्केमिस्ट्स गिल्ड के मास्टर्स को भी राजा का धन्यवाद मिला और हेलेन को लॉर्ड की शैली में पदोन्नत किया गया। हालांकि सेंसा ने नोट किया कि न तो भूमि और न ही महल शीर्षक के साथ था, जिसने अल्केमिस्ट को वेरीज की तुलना में अधिक सच्चा लॉर्ड नहीं बनाया। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण लॉर्डशिप सर लैंसेल लैनिस्टर को दिया गया था। जोफ्रे ने उन्हें हाउस डेयरी की भूमि इमारी पर सर अधिकार प्रदान किए, जिसका अंतिम बच्चा लॉर्ड रिवरलैंड्स में लड़ाई के दौरान मारा गया था। कानूनी डेयरी रक्त का कोई सच्चा उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि केवल एक कमीना चचेरा भाई छोड़ गया। सर लैंसेल ने उपाधि स्वीकार नहीं की। चर्चा थी कि उसके घाव के कारण उसका हाथ या यहां तक कि उसकी जान भी जा सकती थी। कहा जाता है कि सिर पर भयानक चोट लगने से शैतान भी मर रहा था। जब हेराल्ड ने पुकारा लॉर्ड पीटर बेलिश, तो वह गुलाब और बेर के रंग के कपड़े पहने हुए आया। उसका लबादा मॉकिंग बर्ड से बना था। वह उसे मुस्कुराते हुए देख सकती थी क्योंकि वह लोहे के सिंहासन के सामने घुटने टेक रहा था। वह बहुत प्रसन्न दिख रहा था। सेंसा ने लिटिल फिंगर के बारे में नहीं सुना था कि उसने युद्ध के दौरान कुछ विशेष रूप से वीरतापूर्ण काम किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे वैसे भी पुरस्कृत किया जाना था। सर केवन अपने पैरों पर वापस आ गया। यह राजा की कृपा की इच्छा है कि उसके वफादार पार्षद पीटर बेलिश को ताज और राज्य के प्रति वफादार सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाए। यह ज्ञात हो कि लॉर्ड बेलिश को हरनहाल का किला उसकी सभी सहायक भूमि और आय के साथ प्रदान किया गया है, जहां वह अपना आसन बनाएगा और अब से ट्राइडेंट के लॉर्ड पैरामाउंट के रूप में शासन करेगा। पीटर बेलिश और उसके बेटे और पोते समय के अंत तक इन सम्मानों को धारण करेंगे और उनका आनंद लेंगे, और ट्राइडेंट के सभी स्वामी उन्हें अपने वैध स्वामी के रूप में श्रद्धांजलि देंगे। राजा का हाथ और छोटी परिषद सहमत है। अपने घुटनों पर लिटिल फिंगर ने राजा जोफ्रे की ओर अपनी आंखें उठाईं। मैं विनम्रता पूर्वक आपका धन्यवाद करता हूं महामहिम। मुझे लगता है इसका मतलब है कि मुझे कुछ बेटे और पोते पाने के बारे में सोचना होगा। जोफ्रे हंसा और उसके साथ दरबार भी। ट्राइडेंट के लॉर्ड पैरामाउंट आसन में सांसा ने सोचा, और ही हारेनहाल के लॉर्ड भी। उसे समझ में नहीं आया कि उसे इतना खुश क्यों होना चाहिए। सम्मान उतना ही खोखला था जितना कि हेलेन द पायरोमैंसर को दिया गया खिताब। हारेनहाल शापित था, यह सभी जानते थे, और लैनिस्टर्स के पास वर्तमान में यह भी नहीं था। इसके अलावा ट्राइडेंट के लॉर्ड्स रिवरन और हाउस टुली और उत्तर में राजा के प्रति शपथबद्ध थे। वे लिटिल फिंगर को अपने स्वामी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर न किया जाए। जब तक कि मेरे भाई और मेरे चाचा और मेरे दादा सभी को नीचे गिरा दिया जाए और मार दिया जाए। इस विचार ने सांसा को चिंतित कर दिया, लेकिन उसने खुद से कहा कि वह मूर्ख बन रही है।
रॉब ने उन्हें हर बार हराया है। अगर उसे जरूरत पड़ी तो वह लॉर्ड बेलिश को भी हरा देगा। उस दिन 600 से ज्यादा नए शूरवीर बनाए गए। उन्होंने रात भर बेलोर के ग्रेट सेप्ट में अपनी निगरानी रखी और उस सुबह अपने विनम्र दिल को साबित करने के लिए नंगे पैर शहर पार किया। अब वे किंग्सगार्ड से अपनी नाइटहुड प्राप्त करने के लिए बिना रंगे ऊन के बने कपड़ों में सजे हुए आगे आए। इसमें बहुत समय लगा, क्योंकि व्हाइट स्वॉर्ड के सिर्फ 3 भाई ही उन्हें डब करने के लिए मौजूद थे। मैंडन मूर युद्ध में मारे गए थे, हाउंड गायब हो गया था, एरिस ओकहार्ट राजकुमारी मायरसेला के साथ डोर्न में था, और जैम लैनिस्टर रॉब का बंदी था। इसलिए किंग्सगार्ड में बालोन स्वान, मेरिन ट्रेंट और ओस्मंड केटल ब्लैक रह गए थे। एक बार नाइट की उपाधि मिलने के बाद हर आदमी उठा, अपनी तलवार की बेल्ट बांधी और खिड़कियों के नीचे खड़ा हो गया। शहर में घूमने की वजह से कुछ के पैर खून से लथपथ थे, लेकिन वे फिर भी ऊंचे और गर्व से खड़े थे। ऐसा सेंसा को लगा। जब तक सभी नए शूरवीरों को उनके सेट दिए गए, तब तक हॉल में बेचैनी बढ़ने लगी थी और जोफ्रे से ज्यादा किसी में नहीं थी। गैलरी में मौजूद कुछ लोग चुपचाप खिसक कर चले गए थे, लेकिन फर्श पर मौजूद प्रतिष्ठित लोग फंस गए थे, जो राजा की अनुमति के बिना जाने में असमर्थ थे। जिस तरह से वह लौह सिंहासन के ऊपर बेचैन हो रहा था, उसे देखते हुए जोफ खुशी से उसे जाने देता, लेकिन दिन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब सिक्का पलट दिया गया था और बंदियों को अंदर ले जाया गया था। उस समूह में बड़े बड़े सरदार और महान शूरवीर भी थे। खट्टे बूढ़े लॉर्ड सेल्टिगर, रेड क्रैब, सर बोनेफर द गुड, लॉर्ड एस्टमोंट जो सेल्टिगर से भी ज्यादा बूढ़े थे, लॉर्ड वर्नर जो टूटे हुए घुटने के बल हॉल की लंबाई में लंगड़ाते हुए चल रहे थे, लेकिन किसी की मदद स्वीकार नहीं कर रहे थे, सर मार्क मोलेंडोर, लॉर्ड विलम और उनके बेटे जोशुआ और इलियास, सर जॉन फोसोवे, सर टिमोन द स्क्रैप्सवोर्ड, ऑनरेन ड्रिफ्टमार्क का कमीना, लॉर्ड स्टैडमोन जिसे पेनीलोवर कहा जाता है, सैकड़ों अन्य। जिन लोगों ने युद्ध के दौरान अपनी निष्ठा बदल ली थी, उन्हें केवल जोफ्रे के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की आवश्यकता थी, लेकिन जो लोग कड़वे अंत तक स्टैनिस के लिए लड़े थे, उन्हें बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके शब्दों ने उनके भाग्य का फैसला किया। यदि वे अपने विश्वासघात के लिए क्षमा मांगते हैं और आगे से वफादारी से सेवा करने का वादा करते हैं, तो जोफ्रे उन्हें राजा की शांति में वापस स्वागत करता है और उन्हें उनकी सभी भूमि और अधिकार वापस कर देता है, हालांकि मुट्ठी भर विद्रोही बने रहे। यह मत सोचो कि यह हो चुका है बेटा, किसी फ्लोरेंट या किसी अन्य के। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। कमीने बेटे ने चेतावनी दी, प्रकाश का भगवान राजा स्टैनिस की रक्षा करता है, अभी और हमेशा। जब उसका समय आएगा तो आपकी सारी तलवारें और आपकी सारी साजिशें आपको नहीं बचा पाएंगी। आपका समय अभी आ गया है। जोफ्रे ने सर इलिन पेन को इशारा किया कि वह उस आदमी को बाहर ले जाए और उसका सिर काट दे, लेकिन जैसे ही उसे घसीटा गया, एक गंभीर मुद्रा में योद्धा ने अपने सरकोट पर उग्र हृदय के साथ चिल्लाते हुए कहा, स्टैनिस सच्चा राजा है, एक राक्षस लोहे के सिंहासन पर बैठा है, जो अनाचार से पैदा हुआ एक घृणित प्राणी है। चुप रहो सजीव, सर केवन लैनिस्टर ने चिल्लाकर कहा। इसके बजाय शूरवीर ने अपनी आवाज ऊंची कर दी, जोफ्रे काला कीड़ा है जो राज्य का दिल खा रहा है। अंधकार उसका पिता था और मृत्यु उसकी मां। इससे पहले कि वह तुम सबको भ्रष्ट कर दे, उसे नष्ट कर दो। उन सभी को नष्ट कर दो, रानी वेश्या और राजा कीड़ा, नीच बौना और फुसफुसाती मकड़ी, झूठे फूल। अपने आप को बचाओ। सोने के लबादों में से एक ने आदमी को उसके पैरों से गिरा दिया, लेकिन वह चिल्लाना जारी रखा, जलती हुई आग आएगी, राजा स्टैनिस वापस आएगा। जोफ्रे लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं राजा हूं, उसे मार डालो, उसे अभी मार डालो, मैं आदेश देता हूं। उसने अपने हाथ से काट लिया। मठाई क्या एक उग्र गुस्से वाला इशारा और दर्द से चीख उठा जब वह चिल्लाया। राजा पर नजर रखते हुए किसी तरह से फर्श पर पड़े आदमी ने सोने के लबादों में से एक से भाला छीन लिया और खुद को वापस अपने पैरों पर धकेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया। सिंहासन उसे नकारता है, वह चिल्लाया। वह कोई राजा नहीं है। सेर्सी सिंहासन की ओर भाग रही थी।
लेकिन लॉर्ड टाइवन पत्थर की तरह स्थिर रहा। उसे बस एक उंगली उठानी थी और सर मेरिन ट्रेंट खींची हुई तलवार के साथ आगे बढ़े। अंत त्वरित और क्रूर था। सोने के लबादों ने शूरवीर को बाहों से पकड़ लिया। नहीं राजा, वह फिर चिल्लाया जब सर मेरिन ने अपनी तलवार की नोक उसके सीने में घुसा दी। जोफ अपनी मां की बाहों में गिर गया। 3 मास्टर्स उसे राजा के दरवाजे से बाहर निकालने के लिए जल्दी जल्दी आगे आए। फिर सभी ने एक साथ बात करना शुरू कर दिया। जब सोने के लबादे मृत व्यक्ति को खींचकर ले गए तो उसने पत्थर के फर्श पर चमकीले खून की एक धारा छोड़ दी। लॉर्ड बेलिश ने उसकी दाढ़ी को सहलाया जबकि वेरीजे उसके कान में फुसफुसाया। क्या अब वे हमें निकाल देंगे? सेंसा ने सोचा। दर्जनों बंदी अभी भी इंतजार कर रहे थे। हालांकि निष्ठा की शपथ लें या शाप दें, कौन कह सकता था। लॉर्ड टाइवन अपने पैरों पर खड़े हो गए। हम जारी रखते हैं, उन्होंने एक स्पष्ट मजबूत आवाज में कहा, जिसने बड़बड़ाहट को बंद कर दिया। वह आयरन सिंहासन पर चला गया और वहां एक सीढ़ी पर बैठ गया जो फर्श से मात्र 3 फीट ऊपर थी। जब सत्र समाप्त होने वाला था तब खिड़कियों के बाहर की रोशनी फीकी पड़ रही थी। सांसा थकावट के कारण लंगड़ा महसूस कर रही थी। तो अब जब वह गैलरी से नीचे जा रही थी उसे आश्चर्य हो रहा था कि जोफ्रे ने खुद को कितनी बुरी तरह से घायल कर लिया था। वे कहते हैं कि आयरन सिंहासन उन लोगों के लिए खतरनाक और क्रूर हो सकता है जिन्हें उस पर बैठने के लिए नहीं बनाया गया था। अपने स्वयं के कक्षों की सुरक्षा में वापस आकर अस ने खुशी की चीख को दबाने के लिए अपने चेहरे पर एक तकिया लगा लिया। हे भगवान, उसने यह कर दिखाया। उसने मुझे सबके सामने एक तरफ रख दिया। जब एक सेवारत लड़की उसके लिए रात का खाना लेकर आई तो उसने लगभग उसे चूम लिया। वहां गर्म रोटी और ताजा मक्खन, एक गाढ़ा बीफ सूप, कैपोन और गाजर और शहद में आड़ू थे। उसने सोचा कि भोजन भी मीठा लगता है। अंधेरा होने पर उसने एक लबादा पहना और गॉडवुड के लिए रवाना हो गई। सर ओस्मंड कैटलब्लैक अपने सफेद कवच में ड्रॉब्रिज की रखवाली कर रहे थे। सांसा ने दुखी दिखने की पूरी कोशिश की उन्हें शुभ संध्या कहें। जिस तरह से उसने उसे देखा उसे लग रहा था कि वह पूरी तरह से उसे कायल कर रही है। डोंटोस पत्तेदार चांदनी में इंतजार कर रहा था। इतना उदास चेहरा क्यों? संसा ने उससे प्रसन्नता से पूछा। तुम वहां थे, तुमने सुना? जोफ ने मुझे एक तरफ रख दिया। वह मेरे साथ कर चुका है। वह उसने उसका हाथ थाम लिया। ओह जॉन क्विल, मेरे बेचारे जॉन क्विल, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे साथ कर चुके? उन्होंने अभी शुरू ही किया है। उसका दिल बैठ गया। तुम्हारा क्या मतलब है? रानी तुम्हें कभी जाने नहीं देगी, कभी नहीं। तुम बहुत कीमती बंधक हो और जोफ्रे स्वीटलिंग, वह अभी भी राजा है। अगर वह तुम्हें अपने बिस्तर पर चाहता है तो वह तुम्हें रखेगा। केवल अब वह तुम्हारे गर्भ में सच्चे बेटों के बजाय कमीनों को रोपेगा। नहीं, संसा ने चौंकते हुए कहा। उसने मुझे जाने दिया, बहादुर बनो। मैंने तुम्हें घर तक छोड़ने की कसम खाई थी और अब मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूं। दिन चुन लिया गया है। कब? संसा ने पूछा। हम कब जाएंगे? जोफ्रे की शादी की रात, दावत के बाद। सभी जरूरी इंतजाम कर दिए गए हैं। रेड कीप अजनबियों से भरा होगा। आधा दरबार नशे में होगा और आधा जोफ्रे को उसकी दुल्हन को सुलाने में मदद करेगा। थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाओगे और उलझन हमारी दोस्त बन जाएगी। शादी में अभी एक चांद भी नहीं है। मार्गरी टायरेल हाई गार्डन में उन्होंने अभी अभी उसे बुलाया है। तुमने बहुत इंतजार किया है, थोड़ी देर और सब्र करो। लो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। सर डोंटोस ने अपनी थैली में हाथ डाला और एक चांदी जैसा मकड़ी का जाला निकाला। उसे अपनी मोटी उंगलियों के बीच लटकाया। जहां भी 2 किस्में एक दूसरे को छूती थीं, वहां छोटे छोटे रत्न जड़े होते थे जो इतने गहरे होते थे कि वे चांद की रोशनी को पी जाते थे। ये कौन से पत्थर हैं? अशाई से काले नीलम, सबसे दुर्लभ किस्म के, दिन के उजाले में गहरे बैंगनी रंग के। यह बहुत प्यारा है, सांसा ने कहा। यह सोचते हुए, मुझे एक जहाज की जरूरत है, मेरे बालों के लिए जाल की नहीं। जितना तुम जानती हो उससे कहीं ज्यादा प्यारा, प्यारी बच्ची। यह जादू है, तुम देखो। यह न्याय है जो तुम रखती हो। यह तुम्हारे पिता के लिए प्रतिशोध है। डोंटोस उसके करीब झुका और उसे फिर से चूमा। यह घर है। थियोन मेस्टरलुवेन उसके पास आया जब दीवारों के बाहर पहले स्काउट दिखाई दिए। मेरे प्रभु राजकुमार, उसने कहा, आपको झुकना होगा। थियोन ने ओक केक, शहद और रक्त सॉसेज की थाली को देखा
जो वे उसका उपवास तोड़ने के लिए लाए थे। एक और रात की नींद हराम करने से उसकी नसें नम हो गई थीं और भोजन की नजर ही उसे बीमार कर रही थी। मेरे चाचा की ओर से कोई जवाब नहीं आया। कोई नहीं, हेडमास्टर ने कहा, न ही पाइके पर तुम्हारे पिता की ओर से। और पक्षी भेजो। यह काम नहीं करेगा। जब तक पक्षी पहुंचते हैं उन्हें भेजो। अपने हाथ के एक झटके से भोजन की थाली को एक तरफ गिराते हुए उसने कंबल को धकेल दिया और नग्न और क्रोधित होकर नेड स्टार्क के बिस्तर से उठ गया। या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? क्या यही है लुविन? अब सच। छोटा भूरा आदमी निडर था। मेरा आदेश काम करता है। हाँ, लेकिन किसका? राज्य, मास्टर लुविन ने कहा। और विंटरफेल, थियोन, एक बार मैंने तुम्हें अंकगणित और अक्षर, अभिषेक, इतिहास और युद्ध कला सिखाई थी, और अगर तुम सीखना चाहते तो शायद तुम्हें और भी कुछ सिखा सकता था। मैं ये दावा नहीं करूंगा कि मैं तुमसे कोई बड़ा प्यार करता हूं, नहीं, लेकिन मैं तुमसे नफरत भी नहीं कर सकता। अगर मैंने किया भी तो जब तक तुम विंटरफेल पर कब्जा रखोगे मैं तुम्हें सलाह देने के लिए शपथ से बंधा हूं। इसलिए अब मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम झुक जाओ। थियोन फर्श से एक पोखर से भरा लबादा उठाने के लिए झुका, झाड़ियों को झटका और उसे अपने कंधों पर डाल लिया। आग, मेरे पास आग होगी और साफ परिधान। वैक्स कहां है? मैं गंदे कपड़ों में अपनी कब्र में नहीं जाऊंगा। आपको यहां टिकने की कोई उम्मीद नहीं है, मास्टर ने कहा। यदि आपके स्वामी पिता का आपको सहायता भेजने का इरादा होता तो उन्होंने अब तक ऐसा कर दिया होता। यह नेक है जो उन्हें चिंतित करता है। उत्तर की लड़ाई मोट कैलिन के खंडहरों के बीच लड़ी जाएगी। ऐसा हो सकता है, थियोन ने कहा। मैं युद्ध कला के मामले में उतना भी नादान नहीं हूं जितना तुम सोचते हो, बूढ़े आदमी। अगर जरूरत पड़ी तो मेरे पास 1 साल की घेराबंदी झेलने के लिए पर्याप्त भोजन है। घेराबंदी नहीं होगी, शायद वे 1 या 2 दिन सीढ़ियां बनाने और रस्सियों के सिरों पर हथौड़े बांधने में बिताएं, लेकिन जल्द ही वे एक साथ 100 जगहों पर तुम्हारी दीवारों पर चढ़ जाएंगे। तुम कुछ समय के लिए किले को बचा सकते हो, लेकिन 1 घंटे के भीतर ही किला गिर जाएगा। बेहतर होगा कि तुम अपने दरवाजे खोलो और मांगो दया। मुझे पता है कि वे मुझ पर किस तरह की दया करते हैं। एक रास्ता है, मैं लोहे से पैदा हुआ हूं, थियोन ने उसे याद दिलाया। मेरे पास अपना रास्ता है। उन्होंने मेरे लिए क्या विकल्प छोड़ा है? नहीं, जवाब मत दो। मैंने तुम्हारी सलाह बहुत सुनी है। जाओ और उन पक्षियों को भेजो जैसा मैंने आदेश दिया था, और लॉरेन से कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं, और वैक्स से भी। मैं अपना मेल साफ करवाऊंगा और अपने गैरिसन को यार्ड में इकट्ठा करूंगा। एक पल के लिए उसे लगा कि मास्टर उसकी अवहेलना करने जा रहा है, लेकिन आखिरकार लुविन ने सख्ती से सिर झुकाया। जैसा आप आदेश देते हैं। वे दयनीय रूप से छोटी सभा में थे। लोहे के आदमी कम थे, यार्ड बड़ा था। उत्तरी लोग रात होने से पहले हम पर हमला करेंगे, उसने उनसे कहा। सर रॉड्रिक कैसल और सभी लॉर्ड्स जो उसके बुलावे पर आए हैं, मैं उनसे नहीं भागूंगा। मैंने यह महल लिया है और मेरा इरादा इसे संभाले रखने का है, विंटरफेल के राजकुमार के रूप में जीना या मरना। लेकिन मैं किसी भी आदमी को मेरे साथ मरने का आदेश नहीं दूंगा। यदि आप अभी चले जाते हैं, इससे पहले कि सर रॉड्रिक की मुख्य सेना हम पर हमला करे, तो अभी भी एक मौका है कि आप मुक्त होकर जीत सकते हैं। उशियारी और चमोने ने उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और मिट्टी में एक रेखा खींच दी। जो लोग रुकना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं वे आगे बढ़ें। कोई भी नहीं बोला। पुरुष अपने कवच, फर और उबले हुए चमड़े में खड़े थे, ऐसे निश्चल जैसे कि वे पत्थर से बने हों। कुछ ने एक दूसरे को देखा। ओजन ने अपने पैर घसीटे। डाइक हार्लो ने हकलाया और थूका। हवा की एक उंगली ने एंडेहर के लंबे गोरे बालों को उड़ा दिया। थियोन को लगा जैसे वह डूब रहा हो। मुझे आश्चर्य क्यों हो रहा है, उसने उदास होकर सोचा। उसके पिता ने उसे उसके चाचाओं, उसकी बहन एक खत डाके है, यहां तक कि उस दुखी प्राणी रीक को भी त्याग दिया था। उसके आदमी और अधिक वफादार क्यों साबित होंगे? कहने को कुछ नहीं था, करने को कुछ नहीं था। वह केवल वहां बड़ी ग्रे दीवारों और कठोर सफेद आसमान के नीचे हाथ में तलवार लिए प्रतीक्षा करते हुए खड़ा रह सकता था। प्रतीक्षा करते हुए वैक्स लाइन पार करने वाला पहला व्यक्ति था। 3 तेज कदम और वह थियोन के बगल में खड़ा हो गया। झुककर, लड़के से शर्मिंदा होकर ब्लैक लॉरेन गुस्से से उसके पीछे पीछे चला गया। और कौन? उसने पूछा। रेड रॉल्फ आगे आया। क्रोम, वेरलैक, टिमर और उसके भाई उल्फ देल, हैरक शीप स्टीलर,
4 हार्लो और 2 बोटली। कैनेट द वेल आखिरी था। कुल 17। ओर्जेन उन लोगों में से था जो आगे नहीं बढ़े और आखिरकार स्टिग और उन 10 में से हर आदमी जिसे आशा दीपवुड मोटे से लेकर आई थी। तो जाओ, थियोन ने उनसे कहा, मेरी बहन के पास भागो, वह तुम सभी का गर्मजोशी से स्वागत करेगी, मुझे कोई संदेह नहीं है। स्टिग में कम से कम शर्मिंदा दिखने की शिष्टता थी। बाकी लोग बिना एक शब्द कहे चले गए। थियोन उन 17 की ओर मुड़ा जो बचे थे, वापस दीवारों की ओर। अगर भगवान हमें छोड़ दें तो मैं आप में से हर आदमी को याद रखूंगा। उन्हें बाहर निकालो, लॉरेन ने कहा, हर एक को। थियोन ने अपना सिर हिलाया। क्या फंदा तैयार है? हाँ, तुम इसका इस्तेमाल करना चाहते हो? क्या तुम कोई बेहतर तरीका जानते हो? हाँ, मैं अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पुल पर खड़ा हो